हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। जो बच्चों अपनी नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है उसी में अपन चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, और कल अपन ने बच्चों कंप्लीट करा था ऑक्सी एसिड्स। बस उसकी नेमिंग बच रही थी, तो आज वही स्टार्ट करने वाले हैं, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। और बच्चों केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो इसी चैप्टर से आएंगे, इससे या फिर कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ एक और बात समझना बच्चों, इस चैप्टर को मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगी और बहुत बढ़िया लेवल पे जाऊंगी कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो नीट में ऐसा ना हो कि आप नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं आज जो अपने टॉपिक रहने वाले हैं वो है नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स, नेमिंग ऑफ आयंस, प्रीफिक्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं, जो अपने रूल्स थे कल वाले उनको फॉलो नहीं करते हैं, उन रूल्स की कुछ बात करेंगे। तो कल अपन ने देखा था जब सेंट्रल एटम 1 हो तो कैसे स्ट्रक्चर बन रहा था, जब सेंट्रल एटम 2 हो तो मैंने बताया था कौन सी लिंकेज होगी, जब सेंट्रल एटम 2 हो और जो ओड नंबर ऑफ साइड एटम हो तब क्या लिंकेज होगी, और जब सेंट्रल एटम 3 है और जो आपके साइड एटम है उसके बराबर आ रहे थे तो क्या बताया था कि उस केस में क्या करना है बच्चों, आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो यही सब बातें अपन ने कल कर ली थी। कल क्या क्या देखा था भाई, ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। ठीक है, अब यहां पर अपन ने देखा था कल कि जब आपका सेंट्रल एटम 1 हो, फिर अपन ने सेकंड केस देखा था जब सेंट्रल एटम 2 हो। ठीक है, और इसमें अपन ने दो केसेस देखे थे, 2 के साथ में जब इवन हो नंबर किसका, साइड एटम का, और जब आपके जो साइड एटम है वो ओड हो। तो ये दो केसेस अपन ने कल वाले लेक्चर में देख लिए थे। ठीक है, फिर जो आपका थर्ड केस आता है बच्चों, वो थर्ड केस था जब सेंट्रल एटम क्या है, मोर देन 2 हो, और इस केस में क्या हो रहा था, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही थी। ठीक है, और मैंने आपको ये बात बताई थी कि कुछ आपके ऐसे बच्चों स्ट्रक्चर्स होंगे जो इस तरीके से नहीं चलेंगे, जो रूल्स अपन ने यहाँ पर पढ़े थे उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, और उनके लिए क्या करना है, फिर जो वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं उन्हीं के लिए अपन पढ़ेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो इन बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। मगर उससे पहले क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ऑक्सी एसिड्स पढ़ लिया है तो उसकी नेमिंग भी बहुत जरूरी है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं ऑक्सी एसिड्स के बारे में। अपन ने कल भी बात करी थी, ऑक्सी एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये वाले अपन ने बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स भी देख लेते हैं, जैसे तो एग्जांपल्स में आपके आ जाएंगे H2SO4, ठीक है, H3PO4, ये सब आपके एग्जाम्पल है। H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड होता है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। मगर यहीं पर एक और चीज समझनी जरूरी है, और वो क्या है बच्चों कि आपके हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं, क्योंकि कई बार आपको क्या दे रखा होगा, HF दे रखा होगा, HCl दे रखा होगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या आपके ऑक्सी एसिड्स हैं। नहीं, इनको बोलते हैं हाइड्रा एसिड्स। क्या बोलते हैं बच्चों इनको, हाइड्रा एसिड्स। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कौन से आपके जो है वो ऑक्सी एसिड्स हैं और कौन से आपके हाइड्रा एसिड्स हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन अपन कल भी कर चुके थे। आइए आज पढ़ते हैं जो अपना मेन फोकस रहने वाला है बच्चों, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। क्या पढ़ने वाले हैं, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। अब ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग में एक और चीज होती है बच्चों, अगर जो आपका सफिक्स है वो क्या है, सफिक्स में मतलब यहाँ पर सफिक्स या प्रीफिक्स दोनों यूज हो सकते हैं। तो सफिक्स जो है आपका अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कंपाउंड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कल निकालना बता दी थी। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एक एसिड आएगा, और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अस एसिड आएगा। क्या ध्यान रखना है कि अगर जब आप किसी भी मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, उस मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कल सिखा दिया था। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद अगर पता चला कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाईएस्ट है तो क्या आ जाएगा, एक एसिड, और अगर लोवेस्ट है तो एस एसिड। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक एसिड के। सबसे पहला बच्चों यहाँ पर एग्जांपल आप ले सकते हो H2SO4। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, H2SO4 का नाम क्या होता है, नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये बात तो सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये एसिड बहुत यूज भी आता है तो आपको पता रहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड है। अब यहाँ पर देखो लास्ट में जो एक एसिड लगा है वो क्यों लगा है, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर हाईएस्ट रही होगी। तो आइए भाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लेते हैं। कल बताया था हाइड्रोजन अगर किसी भी नॉन मेटल के साथ है तो +1 में होता है, तो 2, ठीक है, सल्फर के लिए X आ जाएगा, ऑक्सीजन के लिए -2 में रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 4 - 2 ये 8 आ गया। 8 में से 2 हटाओगे कितने बचे, 6, मतलब यहाँ पर
जो आपकी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +6 है। और आपको बच्चों मैंने कल ही एक बात बताई थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पर होती है सल्फर की वो +6 होती है हाईएस्ट। तो अगर यहाँ से देखो तो +6 हाईएस्ट में है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। मान लो अब अपन यहाँ पर एक और एसिड की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट हो गया H2SO4, ठीक है। सेकंड यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं बच्चों, सेकंड होता है आपका फॉस्फोरस का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हो जाएगा H3PO4। क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका हो जाएगा H3PO4 का। इसको क्या बोलते हैं, क्या किसी को नाम पता है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड। और आपको अब पता चल गया कि जो एक एसिड है वो क्यों आया है, क्योंकि ये अपनी जरूर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो बच्चों जो यहाँ पर फॉस्फोरस होता है, क्योंकि 4 यहाँ पर ऑक्सीजन है तो 4 - 2 मतलब 8 आ गया होगा। 8 में से आप 3 ऑक्सीजन को आपको हटाना है, मतलब यहाँ पर +5 आया होगा। और आपको पता है फॉस्फोरस जो है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कल भी बताई थी +5 रह सकती है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी देख सकते हो, उसमें 6 होते हैं तो +6 हाईएस्ट होगी और इसमें क्या होगी, +5 हाईएस्ट होगी, ठीक है। वैसे ही अगर अपन बात करें बच्चों तीसरे एग्जाम्पल की, तो आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखने को मिलता है और वो होता है HClO3 का। इसका एग्जाम्पल है HClO3 का। और बच्चों इस एग्जाम्पल को बोलते हैं क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसका, इसको बोलते हैं यहाँ पर क्लोरिक एसिड। और यहाँ पर भी जो एक एसिड आता है उसका मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जरूर हाईएस्ट रही होगी। इसकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पर क्या है, 3 - 2 मतलब 6 में से 1 हटाया तो +5 आएगा। अब आप सोचोगे मैम +5, मगर आपने तो बताया था क्लोरीन के केस में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। तो बच्चों यहाँ पर एक और एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं, और अगर वो एग्जाम्पल की बात करें तो वो हो जाएगा आपका फोर्थ एग्जाम्पल जो यहाँ पर रहता है। किस में बात हो रही है, ये एक एसिड के बारे में ही बात हो रही है। तो एक एसिड के बारे में ही बात हो रही है। और यहाँ पर जो आपका फोर्थ एग्जाम्पल है बच्चों, तो बच्चों अगर यहाँ पर बात करें तो बात हो रही है एक एसिड की। और एक एसिड में भी अगर देखें तो फोर्थ एग्जाम्पल अपन लेते हैं HClO4 का। किसका एग्जाम्पल है भाई ये, HClO4 का। और HClO4 ही बच्चों आपका एक केस है जिसमें जो क्लोरीन की सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, वो यही होती है। इसका नाम क्या होता है, ये दूसरा एसिड होता है, इसका नाम होता है परक्लोरिक एसिड। यहाँ पर भी एक एसिड आ रहा है मगर एक ऐसा एसिड है परक्लोरिक एसिड। तो पर के बारे में भी समझेंगे, मेटा के बारे में समझेंगे, बस आगे जब अपन प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी बात हो रही है सफिक्सेस की, जो कि क्या है, किसी भी नेम के बाद में लगते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लगा है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर फॉस्फोरिक क्यों लगा है, क्योंकि फॉस्फोरस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लोरिक एसिड के अंदर तो +5 ही हाईएस्ट है, मगर परक्लोरिक की बात करें तो फिर वहां पर क्या हाईएस्ट हो जाएगी, जो क्लोरीन की होती है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो समझ में आ गया भैया जब अपन बात कर रहे हैं एक एसिड की। आइए चलते हैं एस एसिड पे, मतलब जिनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हाईएस्ट नहीं होगी, उनके लिए अपन एस एसिड लगाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूं, मान लो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो H2SO4 लिया था, यहाँ उसी से एक ऑक्सीजन हटाकर H2SO3 ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2SO3 का। अब देखो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर देखते हैं, इसको 2 मान लेंगे, इसको X, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 3 और -2 लेते हैं तो -2 आ गया। 6 में से 2 हटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, X कितनी आ जाएगी, +4। कितनी आ जाएगी, +4। और आपको पता है सल्फर की +6 अभी देखी थी हाईएस्ट हो सकती है। अगर ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक की जगह क्या आ गया, सल्फ्यूरस एसिड।
भाई देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नाम है, वहां पर सल्फ्यूरिक का इक आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है, सल्फ्यूरस एसिड आ रहा है। आइए इसमें लेते हैं बच्चों सेकंड एग्जांपल, और सेकंड में भी जो फास्फोरस में अपन ने लिया था H3PO4, उसी का अपन यहाँ पर एक ऑक्सीजन हटा के H3PO3 ले लेते हैं। और यहाँ पर भी बच्चों अगर देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे तो मैं अब डायरेक्ट निकाल रही हूँ, एक बार मैंने बता दिया है। ऑक्सीजन 3 यहाँ पर है तो 3 - 2 6 आया होगा, 6 में से 3 गए, मतलब फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 आई होगी। आपको पता है +5 हाईएस्ट है, अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो इसका जो नेम हो जाएगा वो आ जाएगा फॉस्फोरिक था वहां पर, यहाँ आ जाएगा फॉस्फोरस एसिड। क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस एसिड। तो इस तरीके से बच्चों निकालते हैं। एक चीज यहां पर लिख देना, नॉट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट नहीं है, सेम वहां पर है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाईएस्ट नहीं है। अब बात करते हैं अपने थर्ड केस की, और जो अपन ने लिया था HClO3, उसी में यहाँ पर एक ऑक्सीजन हटाकर HClO2 ले लेते हैं। और बच्चों देखो एग्जाम्पल को याद करने की जरूरत भी नहीं है, बस एक एक ऑक्सीजन हटा रहे हो, अपने आप याद हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना है। आइए देखते हैं, ऑक्सीजन 2 है, -2 मतलब 4 में से गया तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी देखकर आए हैं क्लोरिक एसिड में +5 हाईएस्ट होती है, मतलब यहां से क्लियरली एक चीज पता चल गई कि इसका नाम होगा क्लोरस एसिड। क्या नाम होगा, क्लोरस एसिड। और ये बच्चों आपका यहाँ पर जो सफिक्स अपन पढ़ रहे थे नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स में, वो आपका खत्म हो गया। देख लो, सबसे पहले तो अपन ने देखा कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें एक एसिड लगेगा, और जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है उनमें क्या लगेगा, अस एसिड लगेगा। और सभी के यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी अपन ने देख लिए। अब पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ आयंस। अगर इन्हीं से मैं आयंस बनाऊं, मान लो H2SO4 में को मैं H+ में तोड़ दूं और HSO4- में तोड़ दूं, तो जो आयंस बनेंगी उनकी नेमिंग कैसे होगी। तो अगर एक एसिड से नेमिंग करोगे तो एट लगेगा, और किससे करोगे, अस एसिड से करोगे तो ITE लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, ITE। मतलब यहाँ पर यार एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी एसिड एक एसिड होगा, अगर उससे कोई आयंस बना रहे हो तो क्या लगेगा, ATE, और अगर अस एसिड से बना रहे हो तो क्या लगेगा, ITE। बस ये चीज को ध्यान रखना है, और बाकी के क्वेश्चन अपने आप होते रहेंगे बच्चों। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, क्यों ना सल्फ्यूरिक एसिड का ही एग्जाम्पल ले ले, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल, आपका हो जाएगा फर्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। इसी की बात हो रही तो क्यों ना यार एग्जाम्पल भी इसी का ले ले, हर जगह अपन बार बार इसी की बात कर रहे हैं पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, H2SO4। इसमें से क्या करना है, आयंस में तोड़ना है इसको। आपको पता है जब भी आयंस में ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी का साइन होता है, H+ बनता है, साथ में आपका बनेगा यहाँ पर HSO4-। क्या ये यहाँ पर रुक जाएगा, क्या आगे H+ नहीं निकल सकता, बिल्कुल निकल सकता है भाई। कौन रोक रहा है इसको, ये बोलेगा मैं तो आगे भी यहाँ पर क्या कर दूंगा, टूट जाऊंगा, H+ दे दूंगा और यहाँ पर बना दूंगा SO4-2। सुना भी होगा आपने, सल्फर के 2-3 सल्फेट होता है, सल्फाइट होता है, तो ये सब वो क्या है, उसी में से एक है SO4-2। तो अब देखो यहाँ पर क्या बताया था कि जो एक एसिड है उसमें सिर्फ ATE लगानी है, मतलब सल्फेट हो जाएगा ये, और ये आपका हो गया सल्फेट, ठीक है। और ये भी क्योंकि यहाँ पर भी आपने एक हाइड्रोजन को हटाया है तो ये भी सल्फेट हो जाएगा। मगर साइंटिस्ट के पास यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई कि दोनों का नाम सही सेम है, सॉरी, तो कैसे आप फिर दोनों में यहाँ पर डिस्टिंग्विश करोगे कि ये HSO4- है या फिर ये SO4-2 है। तो फिर जब बताया गया तो एक रूल आया, और उस रूल को बोलते हैं जब भी आयनाइजेबल हाइड्रोजन हो, कैसे हाइड्रोजन, ध्यान रखना, आयनाइजेबल। अपन ने बेसिसिटी जब पढ़ी थी तो वहां पर देखा था कि जो वहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आते हैं वो अपन ने बोले थे आयनाइजेबल होते हैं। ऐसे हाइड्रोजन जिनको आयंस में आप ब्रेक कर सकते हो, आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स जो होते हैं उनके लिए लग जाता है हाइड्रोजन, तो इसको बोल देते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, और ये आपका हो जाता है नॉर्मल सल्फेट। तो ध्यान रखना, जब हाइड्रोजन लगा होगा किसी भी आयंस को बना रहे हो तो उसमें हाइड्रोजन सल्फेट लग जाएगा। अगर हाइड्रोजन नहीं लग रहा है तो क्या बोल देंगे उसको, क्लियरली आप उसको बोल दोगे सल्फेट, ठीक है।
तो बच्चों आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट केस, जिसमें अपन जो दोबारा एग्जाम्पल में ले रहे थे, एक बार बार एसिड ले रहे हैं। कौन सा एसिड ले रहे हैं बार बार? फोस्फोरिक एसिड। तो उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो भाई इसी की बात कर लेते हैं। और अगर फोस्फोरिक एसिड में देखें तो अपन ने इसका फॉर्मूला देख लिया था। फॉर्मूला क्या था भाई? H3PO4। फॉर्मूला यही था। क्या फॉर्मूला था? H3PO4। क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस H प्लस में तोड़ना है। यहां से ब्रेक करा, H प्लस बन जाएगा और यहां पर आ जाएगा H2PO4 माइनस। क्या आ जाएगा? एक प्लस बनेगा, एक माइनस बन जाएगा। जब आपने चाहा कि दोबारा तोड़ देता हूं, क्योंकि रोकने वाला तो कोई है ही नहीं, अगर हाइड्रोजन है तो तोड़ते जाओ, तो यहाँ पर H प्लस बन जाएगा, प्लस यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा HPO4 माइनस 2। फिर इसने बोला मेरे पास तो अभी एक और हाइड्रोजन है, मैं दोबारा टूट सकता हूं। तो ये दोबारा ब्रेक होता है और दोबारा ब्रेक होके बनाता है H प्लस और यहाँ पर बनता है PO4 माइनस 3। अब क्वेश्चन ये है कि अपन ने ये तो देख लिया था कि जब भी एक एसिड हटाओगे तो क्या लगाओगे? यहाँ पर ATE। जब भी एक एसिड को हटाओगे तो क्या लगाओगे? ATE। मगर दिक्कत यह है कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तीन तरीके के यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं? माइनस मिल रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। अपन ने बोला था जब भी आयनाइजेबल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लगा दो। दो हाइड्रोजन है तो क्या बोल देंगे? डाई हाइड्रोजन। और 8 लगाना है तो फॉस्फेट। ठीक है, इसको बोल देंगे हाइड्रोजन फॉस्फेट। और ये बच्चों लास्ट में आपका हो जाएगा फॉस्फेट। तो भाई ये जो फॉस्फेट बनता है, देख लो भाई कैसे बना है। पहले आपने इसका एक एसिड लिया है, उसको आपने आयनाइज कराया है और उससे आपके जो यहाँ पर तीन नेम निकल के आए हैं वो ये है बच्चों तीन नेम जो यहाँ पर आए हैं वो ये है। सबसे पहला हो जाएगा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, फिर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन फॉस्फेट और फिर बच्चों आपका फाइनली आ जाएगा फॉस्फेट। बस क्या करा है? प्रोसेस को ध्यान रखना। सबसे पहले एक ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन को हटाया है, फिर एक और हाइड्रोजन हट सकता था उसको हटाया, फिर सिर्फ इसके पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ था उसको हटाया। और इससे ये आपके तीन तरीके के आपको डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट और एक क्या मिला है यहाँ पर? फॉस्फेट। अब यहाँ पर ऐसा बात कर लेते हैं कि भाई क्यों ना एक अस एसिड भी ले ले। एक एसिड की तो बहुत बात हो गई, पर अस एसिड का भी तो सोल्ट बनाना है, तो अस एसिड के सोल्ट की बात कर लेते हैं। और जब अस एसिड से बनाओगे तो क्या लगाना है? ITE। क्या लगाना है? ITE। और ये कब बात करनी है? जब आप सोल्ट या फिर आयंस बना रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल किसका ले, तो क्यों ना यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड में ही जो था फॉस्फोरस एसिड उसका एग्जाम्पल ले ले। तो यहाँ पर आपका थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा। अब ऐसे एसिड, अब अगर एस एसिड की बात हो रही है तो क्यों ना ये तो फर्स्ट ही हो जाएगा फिर तो, फॉस्फोरस एसिड। क्या था भाई फॉस्फोरस एसिड? मैंने बताया था जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट नहीं है उसके पीछे क्या लगता है? S लगता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, मतलब H3PO3 की बात हो रही होगी जरूर। बिल्कुल सही बच्चों। यहाँ से आपको क्या करना है? एक H प्लस देना है और साथ में बनेगा आपका H2PO3 माइनस। अब यहाँ पर जो नेम आना चाहिए था वो आना चाहिए था डाई हाइड्रोजन और फॉस्फाइट, क्योंकि अपन ने अभी देखा एस एसिड के लिए क्या लगता है? ITE। तो इसका नाम आना चाहिए था डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइट। मगर बच्चों यहाँ पर जो नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं, नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन वो ओनली 1 ही होता है। मतलब इन दोनों में से जो हाइड्रोजन है वो एक ही आयनाइज हो पाएगा, बाकी का नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ पर देखना इसका नेम क्या होगा? डाई हाइड्रोजन नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर जो इसका नेम है वो हो जाएगा हाइड्रोजन, और क्योंकि अपन ने अस एसिड से लिया है तो फॉस्फाइट, तो इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन फॉस्फाइट। डाई हाइड्रोजन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपन नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं देखते, जो नंबर ऑफ आयनाइजेबल है, जो आयनाइज हो सकते हैं उन हाइड्रोजन्स को। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा?
हाइड्रोजन फॉस्फाइड। अब ये ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल सही है, H2PO4, क्योंकि एक तो है इसके पास, तो यहां से ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस में और बना लेगा बच्चों यहाँ पर HPO4 माइनस। अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, अगर इसके पास नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, मतलब रिएक्शन विल नॉट गो फर्दर। हालांकि इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, मगर आयनाइजेबल नहीं है, इसीलिए बच्चों रिएक्शन फर्दर नहीं हो रही। जैसा कि आपने यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड में देखा था, जब तक कि इसने सारे H नहीं हटा दिए, लास्ट में फॉस्फेट बना के नाम माना है ये, मगर यहाँ पर लास्ट में फॉस्फाइड नहीं बनता। एक तो क्या बनता है, हाइड्रोजन फॉस्फाइड, और एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, इसी को आप बोलते हो फॉस्फाइड। जिसमें हाइड्रोजन लगेगा उसी को बोलते हैं फॉस्फाइड, बिकॉज दिस इज नॉट एन आयनाइजेबल हाइड्रोजन, ये एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। हेंस यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये आगे फर्दर नहीं जाएगा बच्चों। और यहाँ पर एक और चीज मेंशन भी कर देना, नॉट, ये जो हाइड्रोजन है, नॉट एन आयनाइजेबल हाइड्रोजन, ये एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर द रिएक्शन विल नॉट गो फर्दर, इसीलिए रिएक्शन जो है वो फर्दर नहीं जा रही है। तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया है कि अस एसिड और इक एसिड कैसे बनाते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं, और अगर उन्हीं के सोल्ट या आयंस दे रखे हो तो वहां पर अगर आपका इक एसिड है तो ATE लग जाता है और अस एसिड है तो ITE लग जाता है। दोनों की ही अपन ने एग्जाम्पल्स भी कर लिए। तो बच्चों आइए अब बात करते हैं अपने प्रीफिक्सेस की। यहाँ तक अपन ने सफिक्स की बात कर ली, अब अपन बात करेंगे बच्चों प्रीफिक्सेस की। और प्रीफिक्स में सबसे पहले आता है मेटा। मेटा जब लगाते हैं ना, अपन ने कल एक सीरीज पढ़ी थी, अगर किसी को याद है तो, कल क्या देखा था अपन ने कि अपन ने मेटा फॉस्फोरिक एसिड सीरीज पढ़ी थी, और वहां पर मैंने एक चीज भी बोली थी कि कल इसकी नीमिंग बताऊंगी कि मेटा क्यों लग रहा है। तो आज देखने वाले हैं भाई ये मेटा क्यों लगता है और कब लगता है। जब भी किसी एसिड से आप वाटर मॉलिक्यूल को हटाते हो तो वहां पर वाटर क्या लगा देते हो, मेटा। तो लिख सकते हो when one water molecule is removed, when one water molecule is removed from an acid, एक एसिड से आप एक वाटर मॉलिक्यूल को हटा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसी को बच्चों बोलते हैं मेटा। आइए भाई बना के दिखा देती हूँ, कल पढ़ा था ना मेटा फॉस्फोरिक एसिड कैसे बना था, आइए देखते हैं भाई। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर क्या था, H3PO3, H3PO4 पढ़ा था अपन ने फॉस्फोरिक एसिड, इसमें से एक वाटर निकाल दो। वाटर निकालोगे तो क्या बनेगा बच्चों, यहां पर बनेगा HPO और यहां पर क्या है 3। यही था कल HPO3N, जिसमें आपने जो नंबर है वो N को रखा था 3, 4, 5, और फिर वहां पर आपकी मेटा ट्राइफॉस्फोरिक एसिड, फिर मेटा कौन सा बना था, टेट्राफॉस्फोरिक एसिड, फिर मेटा पेंटाफॉस्फोरिक एसिड, तो ये सब बने थे। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड लिया था आपने और फॉस्फोरिक एसिड में से सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल को हटाया है और क्या बन गया, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बन गया है भाई, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन चुका है। अब अगर रीजन जानना है कि ऐसा क्यों हुआ है तो भाई देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अच्छा एक और चीज यहाँ पर आती है, कल अपन ने एग्जाम्पल्स पढ़े थे मेटाफॉस्फोरिक एसिड के, बिल्कुल पढ़े थे भाई बच्चों। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जब भी आप मेटाफॉस्फोरिक एसिड में जो N की वैल्यू है उसको अगर 3 रखोगे, मान लो अगर अपन देखें यहाँ पर कि मैंने N की वैल्यू क्या रख दी, 3 रख दी, तो N की वैल्यू 3 रखने से ये क्या बन जाएगा, H3P3 और O9 क्या बन जाएगा, H3P3O9। कल ड्रॉ करके भी देखा था, तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखना है तो कल का लेक्चर देख लेना। और यहाँ पर अगर N4 रखोगे तो क्या बन जाएगा, H4P4, और यहाँ पर क्या करना है बच्चों, O12, ठीक है। और अगर N5 रखोगे तो क्या बनेगा, H5P5 और O15। तो ये तीनों अपन ने कल स्ट्रक्चर्स भी देखे थे कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है। ऑल्टरनेट में आपको PO बॉन्ड रखने हैं और एक पी पे, क्योंकि अपन ने फॉस्फोरिक एसिड को कैसे बनाते हैं देखा था, एक पी पे डबल बॉन्ड O और OH आना चाहिए। और वैसे ही आपके ये 3 रो हुए थे, मगर डाउट आता है कि N = 1 और 2 क्यों नहीं रखा गया। तो भाई यहाँ पर देख लो, अगर मैं बात कर रही हूं बच्चों मेटाफॉस्फोरिक एसिड की,
ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा डाउट है कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड में मैम यहाँ पर आप N को 2 क्यों नहीं रख रहे हो, N को 2 क्यों नहीं रखा जा रहा है या 1 क्यों नहीं रखा जा रहा है? क्योंकि बच्चों 1 और 2 के यहाँ पर जो आपके मॉलिक्यूल है नॉट एग्जिस्ट, अभी तक ये फाउंड नहीं हुए हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए आप इनको नहीं लिखते हो। मगर फिर भी क्योंकि अपने साइंटिस्ट बहुत एडवांस हैं तो उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया है। अगर N2 रखोगे तो क्या आएगा भाई, तो आएगा आपका H2 P2 और O कितना आएगा 6। तो यहां से इसका जो उन्होंने डायग्राम हो सकता है, जो इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है वो भी बना के दिया है। इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर बच्चों जो होता है क्या होता है, वो यहां पर P होता है, ठीक है, ऑक्सीजन फिर P, यहां पर भी ऑक्सीजन फिर P, वही डबल बॉन्ड OH और यहां पर भी डबल बॉन्ड OH। क्या हो रहा है भाई, यही चीज देखी थी कल भी, जो वहां पर जब मैंने कल वहां पर जो जो स्ट्रक्चर्स बनाए थे मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो PO को अल्टरनेट रखा था और एक P से डबल बॉन्ड O और OH को अटैच करा था, तो यही इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दे दिया है। हालांकि ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर अगर एग्जिस्ट करा फ्यूचर में कभी तो ये इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा। आइए भाई यहीं पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो अपना था H3 T3O9 का। वैसे तो मैंने कल बना के दिखा दिया था, मगर फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ। यहाँ पर जो आपके फॉस्फोरस हैं उनको क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ में ऑल्टरनेट पर लेना है। ये फॉस्फोरस हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई, फिर फॉस्फोरस आ गया तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई। अब क्या करना है, बस फॉस्फोरस में डबल बॉन्ड OH लगाना है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड OH लगाना है, क्योंकि फॉस्फोरिक जो भी ऑक्सी एसिड्स होंगे फॉस्फोरस के, उनमें हमेशा एक बात कॉमन होगी कि डबल बॉन्ड O और OH तो आ ही रहा होगा। ये कल अपन ने जब इसका वहां पर स्ट्रक्चर देखा था तो इस बात को क्लियरली समझ भी लिया था। तो बच्चों यही यहाँ पर हो गया है, देख लो इस तरीके से आपके मेटाफॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने समझ लिया। जब अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब किसकी बात हो रही है बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड की। अब अगर यहाँ पर अपन एग्जाम्पल ले, एक मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले, अब बच्चों यहीं पर लेते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल। अपन ने यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड की तो बात कर ली है, आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। और एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं बोरिक एसिड का। किसका लेते हैं बच्चों, सेकंड एग्जाम्पल है आपका बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। ये कल बना के भी बताया था मैंने। ठीक है, तो जो बोरिक एसिड होता है बच्चों, बोरिक एसिड में से क्या करना है, मेटा बनाने के लिए एक H2O को रिमूव करना है, और एक H2O के रिमूवल से क्या बनेगा भाई, H2O को रिमूव कर दो HBO2 और यहाँ पर ये N आ जाएगा, और इसी को क्या बोल देंगे, मेटाबोरिक एसिड। क्या नेम चेंज हो जाएगा भाई, इसका नेम चेंज हो जाएगा मेटाबोरिक एसिड। क्या हो जाएगा, मेटाबोरिक एसिड। और इसी में अगर मैं एक और एग्जांपल की बात कर लूं, मान लो यहाँ पर आप ले रहे हो, किसका एग्जांपल ले रहे हो, ऐसा करते हैं फॉस्फोरस एसिड ले लेते हैं। ठीक है, तो H3PO3 आपने ले लिया, जो कि क्या है, अपन ने अभी तक एक एसिड की बात हो रही थी, ये ले लिया एक अस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। क्या करना है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, यहां से भी एक H2O को हटाना है, H2O को हटाने से जो बनेगा, क्या बनेगा, HPO, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थी तो उसमें से एक हट गई तो HPO2 यहाँ पर बन जाएगा। और इसका नेम क्या हो जाएगा भाई, सेम नेम है, बस मेटा लगाना है, मेटा फॉस्फोरस। क्या बोलेंगे इसको, मेटा फॉस्फोरस। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं, और मान लो अपन यहीं पर पढ़ रहे हैं मेटा डेरिवेटिव्स को, मेटा डेरिवेटिव्स ही चल रहा है अपना। मेटा डेरिवेटिव्स में यहाँ पर अपना दूसरा एग्जाम्पल जो अपन लेने वाले हैं वो क्या रहेगा भाई, यहाँ पर से अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों अगर इसी में मेटा डेरिवेटिव्स में अगर बात करें तो अपन ने एग्जाम्पल ले लिए थे 3 तक, चौथा एग्जाम्पल अपना होने वाला है। चौथे एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर आपने ले लिया H2SO4, बार बार उसकी भी तो बात हुई थी यार, साथ ही में H2SO3 की भी बात हुई थी।
ठीक है। और यहाँ पर मान लो 6 पे आपने ले लिया कौन सा एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड को भी क्यों पीछे छोड़े, बेचारा एक भी बार नहीं आया, तो ये भी यहाँ पर आ जाता है। ये आपके 4, 5, 6 एग्जाम्पल है। क्या करना है, प्रोसीजर विल बी सेम, -H2O करना है, यहाँ से भी -H2O करना है, और यहाँ से भी -H2O करना है। H2O को माइनस करा तो आ गया SO3, यहाँ पर आ गया SO2, यहाँ आ गया CO2। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है जो डिफरेंट है, और वो क्या है कि यहाँ पर एक बार भी इन एसिड में हाइड्रोजन नहीं आया है, जबकि प्रीवियस स्लाइड में देखे तो सब में हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी देखे तो हाइड्रोजन बन रहा था। मतलब इन वाले केस में डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या इनको मेटा फॉस्फोरिक एसिड या मेटा डेरिवेटिव्स नहीं मानेंगे? तो बिल्कुल सही बच्चों, इनको यहाँ पर बोलेंगे अनहाइड्राइड्स। ये यहाँ पर मेटा डेरिवेटिव्स नहीं होंगे, इनको अलग नाम दिया जाएगा और इनका नाम क्या होगा, अनहाइड्राइड्स। तो आपको यहाँ पर एक नई डेफिनेशन मिल गई कि जब भी आप किसी एक एसिड में से क्या कर रहे हो बच्चों, हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हो, और रिमूवल करने के बाद हाइड्रोजन नहीं बच रहा है, तो उन एसिड्स को अनहाइड्राइड बोलेंगे। और अगर हाइड्रोजन बन रहा है तो वो क्या होंगे, मेटा डेरिवेटिव्स होंगे। मतलब यहां से आप एक नोट पॉइंट लगा के लिख सकते हो बच्चों। नोट पॉइंट क्या है, और बच्चों ये आपका जो नोट पॉइंट है ये क्या होगा भाई, ये जो नोट पॉइंट है यहाँ पर ये होने वाला है कि जो भी आपके क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर नोट पॉइंट आ जाएगा आपका मेटा नहीं, ऑन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन if the compound does not contain हाइड्रोजन, अगर उसके अंदर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, then it is considered an अनहाइड्राइड। तब उसको क्या मानेंगे बच्चों, एक अनहाइड्राइड मानेंगे। तो अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनहाइड्राइड क्या होता है, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि अनहाइड्राइड वो है जिसके अंदर से जब भी आप किसी एक एसिड में से वाटर को रिमूव करोगे और एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा तो उससे अनहाइड्राइड बोल दोगे। मतलब यहाँ से एक सिंपल सी बात कंक्लूड कर सकते हो, कोई भी आपका एक एसिड है, ठीक है, एक एसिड लिया, एक एसिड में से क्या करा, एक एसिड में से यहाँ पर सिंपली आपने क्या करा है, हाइड्रोजन को निकाला है, यही होता है भाई। यहाँ पर भी हाइड्रोजन को निकाला है एक एसिड से मेटा बनाने के लिए। क्या करने के लिए, एक एसिड से मेटा बनाने के लिए आपने हाइड्रोजन को निकाला है। जैसे ही निकाला, अगर उसमें हाइड्रोजन कंटेन है, मतलब हाइड्रोजन रहता है, तो आप उसको बोल देते हो मेटा डेरिवेटिव। उस केस में क्या बोल देते हो कि वो एक मेटा डेरिवेटिव बन चुका है। इट विल बी कंसिडर्ड अ मेटा डेरिवेटिव। मगर अगर उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, नो हाइड्रोजन, देन आप उसको क्या बोल दोगे, अनहाइड्राइड। उस केस में क्या बोल दोगे बच्चों, उस केस में उसको न्यू नाम दिया जाएगा जो कि होगा अनहाइड्राइड। तो बस ये इतनी सी ही सिंपल सी बात यहाँ पर की गई है कि जब भी आप किसी वाटर को रिमूव कर रहे हो फॉर फॉर्मिंग मेटा डेरिवेटिव, if it does not contain an hydrogen, it will be considered an anhydride, or if it contains hydrogen, then it will be a meta derivative। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बच्चों इतनी सी बात अपन को यहाँ पर समझनी थी, और ये समझ में भी आ चुकी है शायद, क्योंकि इतना सिंपल सा टॉपिक है कि आपको सिर्फ ये समझना था कि कैसे अनहाइड्राइड बनते हैं और कैसे मेटा डेरिव बनते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो किसका आता है बच्चों, ऑर्थो डेरिवेटिव। ऑर्थो नाम कब दिया जाता है भाई, ऑर्थो नाम की अगर बात करें तो ऑर्थो नाम को अपन देखोगे बच्चों, जब जब किसी भी एक एसिड से वो मेटा बन रहा है तो उसको ऑर्थो बोल देंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि मेरा क्या था बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था अपन ने H3PO4 का, और इससे अपन ने एक वाटर को रिमूव करके बनाया था, क्या बनाया था, HPO,
और क्या बनाया था 3, और इसको यहाँ पर बोल दिया था मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोला था? मेटाफॉस्फोरिक एसिड, यही बोला था। तो एक बात यहां से क्लियर हो गई कि अगर किसी भी चीज से मेटा बन रहा है तो उससे बनने वाले को अपन ऑर्थो बोल सकते हैं। मतलब मैं यहां पर इसको ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड बोल सकती हूँ, और ये बात बिल्कुल सही होगी कि मैं इसको ऑर्थो बोल रही हूँ। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन में लिख सकते हो बच्चों, और क्या लिखोगे डेफिनेशन में? डेफिनेशन क्या होगी भाई इसकी? डेफिनेशन यहाँ पर हो जाएगी दोज ऑक्सी एसिड्स, ऐसे ऑक्सी एसिड्स जो क्या बना सकते हैं, विच कैन फॉर्म मेटा डेरिवेटिव्स, जो मेटा डेरिवेटिव्स को बना सकते हैं उन्हीं को क्या बोल देंगे बच्चों? उन्हीं को ऑर्थो एसिड्स बोल सकते हैं, और उनके आगे ऑर्थो लग सकता है। अब अगर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मान लो मैं दे दूं, और एग्जाम्पल में मैंने आपसे पूछ लिया कि मान लो यहाँ पर किसका एग्जाम्पल दे दूं? H2SO4 का, ठीक है। और मान लो मैंने दे दिया H2SO3 का, या दे दिया मैंने H2CO3 का, जो 3 केसेस मैंने बताए थे जिनसे अनहाइड्राइड बन रहा था। तो इनमें से किसी भी केस के लिए आप ऑर्थो नहीं लगा सकते, ऑर्थो नॉट यूज्ड, ऑर्थो को आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दिस विल बी कंसिडर्ड एन अनहाइड्राइड। तो ध्यान रखना, जब भी किसी एसिड से आप मेटा बना रहे हो तो उस एसिड को आप एक और नाम दे सकते हो, और वो नाम क्या होगा? ऑर्थो एसिड्स। क्या बोल सकते हो उसको? ऑर्थो एसिड्स। तो ये भी बच्चों आपका यहाँ पर नोट पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक। अब चलते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट, जो अपन नेमिंग पढ़ने वाले हैं प्रीफिक्सेस में, और ऑक्सी एसिड्स के प्रीफिक्स में अपन नेक्स्ट देखने वाले हैं जो कि है पायरो। पायरो कब लगता है? सुना ही होगा आपने, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और ये प्रीफिक्स लगाने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? देखना पड़ेगा कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं, इसमें से भी H2O ही निकालना है। When one H2O is removed, अब यहाँ पर क्या है, वहां पर एक एसिड से ही लिख रहा था, यहाँ पर जो निकल रहा है वो 2 एसिड से निकल रहा है। When one H2O is removed from 2 एसिड, एक H2O को जब आप 2 एसिड से निकालोगे तो उसको क्या बोलेंगे? पायरो। मतलब यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं बच्चों, और एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले वही ले लिया जो अपन बार बार ले रहे हैं, H3PO4, क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोरिक एसिड, यही बोलते हैं। इसमें से आपको क्या करना है, इसकी 2 यूनिट्स लेनी है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 2 एसिड से निकालना है। आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर आप अगर देखा जाए तो क्या करना है, एक हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है, हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, हाइड्रोजन निकालोगे तो सबसे पहले तो देख लो बनेगा क्या। तो अगर H3PO4 को अपन 2 टाइम्स अगर यहाँ पर देखें, सबसे पहले ऐसा करते हैं, जो यहाँ पर बनेगा सबसे पहले वो लिखते हैं, और उसके अंदर से अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर देखेंगे कि इसमें से क्या कर दे, सबसे पहले वाटर को निकालने से पहले कभी भी गलती नहीं होगी, जो यहाँ पर 2 लिख रखे हैं उनको इनटू कर दो, ताकि आप वाटर को उसी मॉलिक्यूल से निकालो। मतलब यहाँ पर बनेगा H6P2 और O8, ये बनेगा। अब इसमें से एक वाटर निकलेगा, और एक वाटर निकलेगा बच्चों यहाँ पर, तो क्या बनेगा, जो आपके पास कंपाउंड आएगा वो आएगा H4, ठीक है, और फिर P2, क्योंकि P तो निकल ही नहीं रहा है, और O7। तो यहाँ पर जो मिलकर कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, H4P2O7। क्या बन रहा है भाई, H4P2O7 बन रहा है। और इसी का नेम बच्चों अब यहाँ पर हो जाएगा, क्या नेम हो जाएगा भाई इसका? पायरो। क्या हो जाएगा? पायरो। और फॉस्फोरिक था तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नेम हो जाएगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो स्टेप है ना, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बनाया है, ये स्टेप आपको जनरली नहीं बनाना है, ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल में मान लो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल में अपन ले लेते हैं H3PO3। क्या बोलते हैं भाई इसको? फॉस्फोरस। अभी दिखाया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लोएस्ट है तो फॉस्फोरस लगता है।
फॉस्फोरस एसिड है, इसके 2 यहाँ पर आपको लेने हैं मॉलिक्यूल और उसमें से एक वाटर को निकालना है। मैंने बताया था ये स्टेप जो है ये मैं आपके लिए कर रही हूँ ताकि आप एग्जाम में ऐसे करो, कोई गलती नहीं होगी। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से अगर रिमूव करूँ तो H यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं H 6 हो जाएंगे, P2 हो जाएगा और O भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से आप H2O को रिमूव करोगे तो बच्चों यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा H4 P2 और O5। ये बच्चों आपका कंपाउंड बनेगा जिसमें क्या होगा H3P2O5 यहाँ पर आपका कंपाउंड बनेगा और इसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अपन बोल रहे हैं फॉस्फोरस एसिड तो यहाँ पर क्या होगा, इसको बोलेंगे पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्या बोलेंगे इसको, पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड। देख लो भाई, एक H2O को निकाल रहे थे तो मेटा नाम आ रहा था, 2 H2O को एक ही H2O को निकाला 2 एसिड में से। जब एक H2O एक एसिड से निकलेगा तो मेटा नाम आएगा, जब एक H2O 2 एसिड से निकलेगा तो क्या नाम आएगा, पायरो नाम आएगा। और नाम कैसे बन रहा है देख लो, पायरोफॉस्फोरिक एसिड और पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्यों ना एक और एग्जाम्पल की बात करें। और अब क्या ले लें भाई, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लो सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में देखते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं H2SO4 का। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बचपन से पढ़ते आए हैं कि इस एसिड को नहीं छूना है, ठीक है। यहां से एक H2O को रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा, अब याद रखना 2 यूनिट से रिमूव करना है, तो 2 यूनिट से अगर रिमूव करोगे तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, H2 बनेगा और यहाँ पर H2 बनेगा और यहाँ पर बच्चों O7 बन जाएगा, H2S2O7। क्या यहाँ पर भी सिमिलर केस बना था, बिल्कुल सही, H4P2O7। कल मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए थे तो बताया था जब भी सल्फर वाला केस लेते हो तो हाइड्रोजन 2 होते हैं, फॉस्फोरस वाले केस में 4 होते हैं, वो इसीलिए होते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, H2S2O7 आ गया। तो बच्चों H2S2O7 के लिए अगर देखा जाए नाम क्या होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या लगाना है, पायरो लगाना है, तो इसका नाम हो जाएगा पायरो, फिर क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कभी भी आपको H2S2O7 दिख जाए तो क्या याद रखना है कि ये जरूर सल्फ्यूरिक एसिड की 2 यूनिट में से एक वाटर निकाल कर बना होगा, ठीक है। ये चीज आपको स्ट्राइक करनी चाहिए बच्चों। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, किसका लेते हैं, यहाँ पर H2SO3 का ले लेते हैं, ठीक है। इसकी भी 2 यूनिट से ही यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे और यहां से अगर वाटर रिमूव होगा तो वही बन जाएगा H2S2 और O5, ठीक है। यहाँ पर भी वही बन रहा था H4P2O5, यहाँ पर क्या बना है H2S2O5। तो देख लो भाई, केस जो बन रहे हैं आपके ऑलमोस्ट सिमिलर ही बन रहे हैं। इसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। और इसको क्या बोल देंगे, इसी से बना है, एक वाटर निकालकर और 2 एसिड से बना है तो पायरो नाम आ जाएगा और बोल देंगे पायरो सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोल देंगे, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। तो याद रखना है कि जब भी पायरो बनाना है तो एक वाटर को निकालना है 2 एसिड में से, फॉस्फोरिक एसिड से जो बनेगा वो बनेगा H4P2O7 पायरो फॉस्फोरिक एसिड, और अगर H3PO3 फॉस्फोरस एसिड से जो बनेगा वो बनेगा H4P2O5। क्या बोलते हैं उसको, पायरो फॉस्फोरस एसिड। ऐसे ही सल्फर से, सल्फ्यूरिक एसिड से जो बनेगा उसको बोलेंगे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और जो बनेगा वो क्या होगा, H2S2O7। और अगर सल्फ्यूरस एसिड से जो बनेगा वो बनेगा पायरो सल्फ्यूरस एसिड, और क्या उसका फॉर्मूला होगा H2S2O5। तो याद रखना है, पायरो के केस में एक वाटर निकालना है 2 एसिड से, मेटा के केस में क्या करना है, एक वाटर निकालना है एक ही एसिड से। तो बच्चों आइए बात करते हैं, अब इसमें कुछ नोट पॉइंट होता है आपके पास यहाँ पर, और जो वो नोट है बच्चों क्या होगा, जैसे अपन ने सेम उस केस में बात करा था कि एक एनहाइड्राइड, क्या बात करी थी कि एक
जैसे अपन ने उस केस में देखा था बच्चों की एक आपकी अनहाइड्राइड बन रही थी, सेम इधर भी हो जाएगा। जब भी आप यहाँ पर अगर बात करो तो मान लो आपने ले लिया HNO3, इसकी 2 यूनिट ले ली, यहाँ से एक H2O को रिमूव करोगे तो क्या बनेगा भाई, 2 H तो ऐसे ही रिमूव हो जाएंगे, बनेगा N2 और यहाँ पर O5 बनेगा। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पर देखोगे तो अगर HNO2 ले लिया, नाइट्रस, ये तो नाइट्रिक एसिड होता है, अगर नाइट्रस एसिड ले लिया और इससे अगर H2O को रिमूव कराया है तो यहाँ पर बनेगा N2O3। क्या बनेगा बच्चों, N2O3। और वैसे ही अगर आपने यहाँ पर कैसा एसिड ले लिया जो आपका होता है बच्चों HClO4, ठीक है, क्लोरस एसिड जो होता है, अगर इससे आपने एक H2O को रिमूव कराया है तो यहाँ पर आपका बनेगा Cl2O7। क्या बनेगा, Cl2O7। एंड ऑल दीज आर व्हाट, अभी मैंने बताया था जिनमें भी हाइड्रोजन नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं, अनहाइड्राइड। तो पायरो के केस में भी सेम ही चीज है, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर नोट में भी लिख दो, अनहाइड्राइड के ऊपर है ये नोट। जब भी आप किसी से H2O मॉलिक्यूल को हटा रहे हो और उसके पास हाइड्रोजन नहीं बच रहा है तो उसको अनहाइड्राइड बोलेंगे। यही तो चीज लिख रखी है भाई, बस इसी के बारे में बात हो रही थी कि यहाँ पर ये अनहाइड्राइड जो है वो आपका कैसे बना, अनहाइड्राइड कैसे बना है भाई, जब आपने वाटर को निकाला और एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट जो प्रीफिक्स है उसकी बात करते हैं, वो है हाइपो। कैसा प्रीफिक्स है, हाइपो। तो अगर बच्चों हाइपो के केस की बात करें, ठीक है, अगर हाइपो के केस की बात करें तो इसमें भी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। यहां पर होती है बच्चों व्हेन वन ऑक्सीजन, अभी तक तो वाटर निकाल रहे थे, अब ऑक्सीजन निकालेंगे। व्हेन वन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एस एसिड, याद रखना अब किससे निकालना है, एक एस एसिड से लगाना है, एक एसिड से ऑक्सीजन को नहीं निकालना है, एस एसिड से निकालना है, तो यहां पर उसको बोल देंगे हाइपो। आइए भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के बिना तो समझना मुश्किल है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल में आपने ले लिया H3PO3, क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरस एसिड, यही बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। क्या करना है, एक ऑक्सीजन को यहां से निकालना था और अगर आपने ऑक्सीजन को बच्चों यहां से रिमूव कराया है तो जो बन रहा होगा उसमें एक ऑक्सीजन कम आएगी, बस H3PO2 बन जाएगा। और इसका नाम क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपका जो प्रीफिक्स है वो लग जाएगा हाइपो, तो इसको बोल देंगे हाइपो फॉस्फोरस एसिड। क्या बोल देंगे भाई, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पर देख लो, जब भी एक ऑक्सीजन को हटा रहे हैं तो क्या लग रहा है, ऑक्सीजन को जब देख लो बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, एक ऑक्सीजन को हटाना है और ऑक्सीजन को हटाने से जो बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। पूरा नेम सेम था, फॉस्फोरस ही था, उसके आगे बस हाइपो लगा दिया। सेम अगर मैं मान लो यहाँ पर बात कर लेती हूँ नाइट्रस एसिड में, HNO2 लिया है आपने, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रस एसिड, क्योंकि HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। इसका जो बच्चों H3PO4 होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोरिक, और एक यहाँ पर अगर ऑक्सीजन कम है तो उसको क्या बोल देते हैं, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अब यहां से भी एक ऑक्सीजन को यहाँ पर हटाना है और ऑक्सीजन को हटाने के बाद जो बनेगा, क्या बनेगा, HNO। क्या बन रहा है भाई, HNO। और HNO को बच्चों बहुत अच्छे से आप जानते हो, क्या बोलते हैं इसको, हाइपो नाइट्रस। क्या बोलेंगे, हाइपो नाइट्रस। मगर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपका हाइपो नाइट्रस है दिस विल नॉट एग्जिस्ट इन मोनोमर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करता है, H बॉन्डिंग कर लेता है। तो इसी के लिए अपन एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं, और वो नोट पॉइंट क्या होगा, बच्चों अगर इसी के लिए अपन को नोट पॉइंट लिखना है तो वो नोट पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉर एक पॉइंट आता है, और पॉइंट क्या है कि इट विल नॉट एग्जिस्ट इन मोनोमर फॉर्म, ये मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इट विल नॉट एग्जिस्ट
इन मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और रीजन क्या है, क्योंकि अपन ने अभी तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो वही इसका रीजन है, ड्यू टू एच बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों ये एग्जिस्ट नहीं करता। आइए इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ताकि आधे से ज्यादा जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों, ये जो आपका होता है यहाँ पर HNO, ये यहाँ पर कैसे एग्जिस्ट करता है, डाइमर फॉर्म में, एन होगा बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा, एक OH होगा, यहाँ पर एक OH होगा, और जो इसके बचे हुए लोन पेयर है उसको आप एज इट इज लगा दोगे। अब ये इस फॉर्म में टिकता नहीं है, ये बोलता है मैं तो मूव करूंगा, और यहाँ पर क्या बनाता है बच्चों, इसकी ट्रांसफॉर्म, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, और लोन पेयर यहाँ, लोन पेयर यहाँ। मैंने जब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ाए थे तो मैंने बोला था जब भी नाइट्रोजन का केस होगा तो, और या फिर कोई भी ऐसी स्पीशीज है जिसमें लोन पेयर है, तो उसके लोन पेयर के बेसिस पे भी आप उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बता सकते हो कि जब यहाँ पर OH OH सेम साइड में है तो इसको बोलेंगे सिस आइसोमर, और जब OH डिफरेंट साइड में है तो क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। और वहां पर भी मैंने इस केस को पढ़ाया था, ठीक है, वहां पर भी ये केस अपन ने बच्चों पढ़ा था, याद रखना है। जब भी आप हाइपोनाइट्रस बनाओगे तो वो जो बच्चों बनेगा यहाँ पर, उसके लिए क्या याद रखना है कि वो कभी भी मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, डाइमर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों अब यहाँ पर बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स को ले लिया जाए। मान लो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल ले रही हूँ थर्ड पे, क्यों ना कोई क्लोरस एसिड लिया जाए, HClO2। और अगर क्लोरस एसिड में से आपको क्या करना है, वही चीज है बच्चों, हाइपो बनाने के लिए क्या करना होता है, ऑक्सीजन को निकालना है। एक ऑक्सीजन को रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा, HClO, और इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस। अब अगर कोई पूछ ले भाई हाइपो कैसे बना है, तो आपको क्या बताना है, भाई हाइपोक्लोरस बनाने के लिए जरूर एक ऑक्सीजन को रिमूव करवाया होगा। वैसे ही बच्चों यहाँ पर अगर अपन फोर्थ केस देख ले, जिसमें मान लो आपके पास है H2SO3, क्या होता है ये भाई, अभी देखे हैं बहुत सारे केस देखे इसके, तो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड में से क्या करना है, वही एक ऑक्सीजन को माइनस करना है, और यहाँ पर जो बनेगा बच्चों उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो बनेगा वो होगा बच्चों आपका H2SO2, और इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। क्या नेम हो जाएगा भाई, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। अब ये भी जो आपकी फॉर्म होती है नाइट्रस एसिड की तरह ही होती है। ये क्या करती है बच्चों, अब ये जो बच्चों आपकी होती है हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, ये भी जो आपका नाइट्रस एसिड पड़ा था उसी की तरह होती है, दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। इसको लिख देते हैं, दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, इसका बहुत फेमस नाम होता है सल्फोजेलिक एसिड, सल्फोजेलिक एसिड। तो इसकी जो दो फॉर्म्स बनती है वो कुछ इस तरीके से होती है। एक फॉर्म जो होती है उसमें तो क्या होता है, OH होता है, यहाँ पर भी OH होता है, और यहाँ पर जो बाकी के दो होते हैं वो आपकी लोन पेयर फॉर्म में होते हैं। और एक जो बनता है बच्चों उसमें S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH होता है, और एक जो लोन पेयर है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो एक तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा और एक स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, और जो अपना सबसे ज्यादा यूज आता है वो ये होता है मेनली यूज्ड। अच्छा, ये कैसे बता सकते हैं कि ये मेनली यूज होता है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनते हैं उसी के लिए बोल देते हैं कि वो मेनली यूज किया जाता है। अब बच्चों यही नहीं होता, हाइपो की जब बात होती है तो वहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, ठीक है। हाइपो के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ एक्सेप्शंस केसेस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपन बात करते हैं हाइपो के केस में जब एक्सेप्शंस आएंगे, मतलब अभी तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है कि ऑक्सीजन रिमूव होगा जब किससे, एसिड से, मगर इसकी एक यहाँ पर क्या आ जाती है एक्सेप्शन, जब यहाँ पर कुछ सल्फ्यूरिक एसिड की भी बातें हो जाती है। जैसे यहाँ पर अगर अपन दो एग्जाम्पल ले तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है आपका वो होता है H2S2O6। ये जो बच्चों आपका एग्जाम्पल होता है H2S2O6,
जिसको आप बोलते हो, क्योंकि आपको पता है ये सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल है, तो इसको बोलोगे हाइपो। हाइपो की ही बात हो रही है तो भाई इसको क्या बोलेंगे, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। मगर आपके मन में क्वेश्चन है, मैम अभी जस्ट आपने बताया है कि क्या होता है, अस एसिड से ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो यहाँ पर एक एसिड कैसे आ गया। तो भाई आइए इसके फॉर्मेशन को समझते हैं, तो सारे डाउट्स जो है आपके ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मेशन देखते हैं बच्चों। फॉर्मेशन में यहाँ पर अगर देखोगे तो सबसे पहले तो जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, इसकी 2 यूनिट में से अपन ने देखा था, जब भी एक वाटर को रिमूव कर रहे थे तो क्या बन रहा था, पायरोसल्फ्यूरिक, यही बन रहा था, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो रहा था। और जो यहाँ पर मिलके बन रहा था बच्चों, इससे वो क्या था, H2S2O8, यही बन रहा था, O7, एक ऑक्सीजन भी तो निकालना है, तो H2S2O7 बन रहा था। और अभी आपने देखा यहाँ पर जो अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें H2S2O6 है, मतलब जरूर ऐसा हुआ होगा कि पायरो में से क्या हुआ होगा बच्चों, पायरो के अंदर से एक ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ होगा और बना होगा H2S2O6। तो यहाँ पर जो बना है हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन के रिमूवल से ही बना है, मगर ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन आपका रिमूव हुआ है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड से, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, इसीलिए बच्चों अपन इसको बोल रहे हैं हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। अब ये चीज ध्यान रखना कि जब भी नेमिंग होती है तो नेमिंग में जो अपन जिसके अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं वो आपका पेरेंट जो चेन में होता है, क्योंकि यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड के अकॉर्डिंग ही नेमिंग होगी, इसका पायरो नाम नहीं आएगा, क्योंकि नेमिंग में क्या होता है, पेरेंट कंपाउंड को ही यूज करते हैं और इसका पेरेंट कंपाउंड तो सल्फ्यूरिक ही है, तो इसीलिए सल्फ्यूरिक आया है। ठीक है, एक और बच्चों इसका एग्जाम्पल होता है, अगर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल की बात करें तो वो जो यहाँ पर एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल किसमें बात कर रहे हैं बच्चों, हाइपो के केस में, और अपन पढ़ रहे हैं कुछ एक्सेप्शंस। यार मैंने आपको एक केस बताया था ना कि जब भी आप किसकी बात कर रहे हो, सल्फर की, उसी से सिमिलर केसेस फॉर्म हो रहे हैं, किसके, यहाँ पर फॉस्फोरस के। तो जैसे ही फॉस्फोरिक एसिड का एग्जाम्पल लिया यहाँ पर H3PO4, क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड, इसमें से जब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रिमूवल करवाएंगे वाटर का, पायरो बनेगा, और पायरो से भी जब रिमूवल करवाएंगे तो जो मिलकर बनेगा वो बनेगा H4P2O6, क्या बनेगा, H4P2O6, जैसे सल्फर के केस में बन रहा था H2S2O6। तो बच्चों जैसे ही अपन H4P2O6 की बात कर रहे हैं तो याद आता है यहाँ पर क्या है, सिमिलर कंपाउंड ही तो था, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर में सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, सल्फर में H2S2O6 है, फॉस्फोरस में H4P2O6 हो जाएगी, और इसका जो नेम है वो सेम रहेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पर भी एक्सेप्शन का रीजन भी सेम होगा, अगर सेम ही तरीके से कंपाउंड बन रहा है तो नॉर्मल सी बात है रीजन भी सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पर भी बच्चों सेम चीज रही होगी, H3PO4 की 2 यूनिट्स रही होगी, और 2 यूनिट में से जब आपने एक वाटर को हटाया होगा तो यहाँ पर क्या बना होगा, वाटर को हटाने से बना होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वाटर हटाना है तो यहाँ पर जो बच्चों बन रहा होगा वो बन रहा होगा H4P2O7, ठीक है। और H4P2O7 में से जरूर क्या किया गया होगा बच्चों, H4P2O7 में से एक ऑक्सीजन का रिमूवल किया होगा, और उस ऑक्सीजन के रिमूवल से जो बना होगा वो होगा H4P2O6। तो यही चीज मैंने बताई थी यहाँ पर कि जब भी पायरो से रिमूव करेंगे तो वहां पर पेरेंट चेन को ही काउंट करेंगे, उसको नहीं काउंट करेंगे, जिससे ये पायरो आता है यहाँ पर, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, मगर पायरो को काउंट नहीं करेंगे, किसको काउंट करेंगे, जो इसका पेरेंट एसिड है। और पेरेंट एसिड कौन सा है, पेरेंट एसिड तो आपको दिख रहा है फॉस्फोरिक एसिड है, ये इसका पेरेंट एसिड है बच्चों, नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और इससे जो मिलकर बना है क्या बोल रहे हैं उसको, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो पता चला दोनों में सिमिलर केस है, सिमिलर रीजन है। जब सल्फर के केस में H2S2O6 बन रहा है तो बोल सकते हो
क्यों बन रहा होगा भाई? क्योंकि उसका जो पेरेंट एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। सेम यहाँ पर देखेंगे तो H4P2O6 का यहाँ पर हाइपो, जो कि क्या होता है, जिसका नाम क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। रीजन क्या होगा? क्योंकि उसका पेरेंट एसिड फॉस्फोरिक एसिड होगा। तो याद रखना, जब भी नेमिंग करनी हो पेरेंट एसिड को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट एसिड की, या फिर नेक्स्ट प्रीफिक्स की, जो ऑक्सी एसिड्स में आता है वो है बच्चों पर एसिड। क्या आता है नेक्स्ट? पर एसिड। अब यहाँ पर जब पर की बात करेंगे बच्चों, तो पर कब लगेगा? अपन ने देखा था हाइपो कब लगा था, जब एक ऑक्सीजन को रिमूव किया था एस एसिड से। यहाँ पर क्या करेंगे? व्हेन वन ऑक्सीजन इज एडेड टू अस, नहीं एक एसिड, व्हेन वन ऑक्सीजन इज एडेड टू एक एसिड। एक एसिड में जब आप एक ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो उससे जो बनेगा उसको क्या बोलोगे? पर एसिड बोलोगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, कोई सा भी एक एसिड ले लो। सबसे पहला मान लो आपने ले लिया H3PO4, क्या होता है ये आपका? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक ऑक्सीजन को ऐड कराना है और फिर जो बनेगा वो सब अपने आप ही बन जाएगा। देखो भाई, एक ऑक्सीजन को ऐड कराया, क्या बनेगा? H3PO5। क्या बना है? H3PO5। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज को समझो, इसका जो स्ट्रक्चर था बच्चों, मैंने बताया था P डबल बॉन्ड O होता है और OH OH और OH होती है, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आपको एक और ऑक्सीजन ऐड करवाना है, तो एक और ऑक्सीजन ऐड करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर ऑक्सीजन को लगाओगे ऐसे, और ऐसे लगाओगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या रहती है? 5 होती है। मतलब यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो होगा, ये बोलेगा भाई ऑक्सीजन तो ऐड करना पड़ेगा, मैं तो बन चुका हूँ, ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है? इस OH को बोलता है, ये जो इसका बगल वाला OH है ना, इसको बोलेगा कि यार प्लीज इस ऑक्सीजन को भी शिफ्ट करा लो, और यहाँ पर आपका OOH बन जाएगा। अब मैंने आपको बार बार बताया था, जब भी दो ऑक्सीजन साथ में है उसको क्या बोलते हैं? पर ऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं? बार बार बताया था भाई, क्या बोलते हैं? पर ऑक्सी लिंकेज। तो यहाँ से आप बच्चों एक और चीज कंक्लूड कर सकते हो कि जो H3PO5 है उसका नाम एक तो होगा पर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये तो इसका एक नाम हो ही जाएगा कि पर सल्फ्यूरिक एसिड है। दूसरा बच्चों यहाँ पर इसको एक और नाम दे सकते हैं, और वो नाम क्या होगा? पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दोनों ही इसके नाम है। एक तो क्या है यहाँ पर बच्चों? एक तो यहाँ पर है इसका पर सल्फ्यूरिक एसिड, और पर ऑक्सो या फिर पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों ही नाम होते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी पर ऑक्सो या पर ऑक्सी लिख रखा हो तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जो होगा ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। हालांकि इसकी +5 ही हाईएस्ट हो सकती है, पर क्योंकि अपन ने देखा है कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन +7 लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O से नहीं जुड़ेगी, क्योंकि फिर ऑक्सीजन जो फॉस्फोरस है उसकी कोवैलेंसी 5 से ज्यादा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक OH को शिफ्ट कराकर ये यहाँ से आपका ऑक्सी लिंकेज आ गया, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ गई? +7। अब यहीं पर बच्चों अगर बात करें दूसरे एसिड की, मान लो यहाँ पर सेकंड में मैं ले रही हूँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या करना है यार? कुछ नहीं करना, एक ऑक्सीजन को ऐड करा दो। ऑक्सीजन को ऐड कराने से जो बनेगा वो बनेगा H2SO5। अब एक और चीज ध्यान रखना, जैसे ओलियम बताया था मैंने H2H2O7, वैसे ही इसका भी एक और नाम होता है केरोज एसिड। और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा केरोज एसिड क्या है, तो ये नाम को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज ध्यान रखना, H2SO5 बन गया है, इसका एक नाम तो होगा, क्या होगा? पर सल्फ्यूरिक एसिड। और एक और नाम क्या हो सकता है बच्चों? इसको पर ऑक्सो या फिर पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहीं पर मान लो अपन ने एक और एग्जाम्पल की बात कर ली, और जो दूसरा एग्जाम्पल लिया है
HNO3 का क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। और आपको पता है नाइट्रिक एसिड में क्या करना है, एक ऑक्सीजन को ऐड कराना है और HNO4 बनाना है। HNO4 क्या होता है बच्चों, इसको बोलेंगे पर नाइट्रिक एसिड। क्या बोलेंगे भाई, पर नाइट्रिक एसिड। और पर नाइट्रिक एसिड का मतलब है, इसको एक और नाम से बुला सकते हैं, वो होगा पर ऑक्सो या ऑक्सी, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड भी बुला सकते हैं इसको। तो अब समझ में आया पर एसिड कैसे बनते हैं, जिनमें पर ऑक्सी लिंकेज होना चाहिए। तो यहाँ पर भी पर ऑक्सी लिंकेज होगा, यहाँ पर भी पर ऑक्सी लिंकेज होगा। होमवर्क आपका यही है, इन दोनों का डायग्राम बना कर देखना। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। किसके अंदर बात हो रही है भाई, पर एसिड के अंदर ही बात हो रही है। किसके अंदर बात हो रही है, पर के अंदर ही बात हो रही है। तो अगर पर के अंदर बच्चों अपन यहाँ पर लिखे एक और एग्जाम्पल, जो कि होगा आपका 5th नंबर का एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है भाई, HClO3। क्या करना है, एक ऑक्सीजन को ऐड करना है, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरिक एसिड। बताया भी था मैंने स्टार्टिंग में जब एग्जाम्पल लिया था, एक एसिड का तो क्लोरिक एसिड बताया था, और इसमें ऑक्सीजन को अगर ऐड करा दिया तो जो बनेगा वो होगा HClO4, और इसका नाम होता है पर क्लोरिक एसिड। अब यहां तक तो अपन क्या कर रहे थे, सब पे पर ऑक्सो पर ऑक्सी भी लगा रहे थे, मगर जब यहाँ पर गए तो देखा गया कि जो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकल कर आती है +7, और क्लोरीन तो +7 में एग्जिस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर यहाँ की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है उसमें जो स्ट्रक्चर रहा होगा वो कैसा रहा होगा, आपका OH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी क्या होगा, डबल बॉन्ड O और एक आपका H रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर आओगे तो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और एक OH भी तो बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसके पास 7 कोवैलेंसी हो सकती है, ये एक हैलोजन है। और अगर इसकी कोवैलेंसी 7 है, यहाँ पर देखो ये जो ऑक्सीजन होते हैं ना, इन्हीं से आपकी ऑक्सीजन स्टेट निकलती है, यहाँ से खींचेगा खींचेगा खींचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, -2 से -2 से -2 से, मतलब यहाँ पर +6 आ गया। एक की ऑक्सीजन खींच रहा है तो टोटल वैलेंसी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +7। वैसे अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगी इनकी +4 +1 +5, तो ये +5 से +7 में गया है, और +7 भी इसकी हाईएस्ट है, अभी तक आउट ऑफ रेंज नहीं गया है ये। और मैंने बताया था जब भी पर ऑक्सी लिंकेज होगी तो क्या होगा, आउट ऑफ रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी। यहाँ पर एक और चीज नोट कर लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इन सभी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो आउट ऑफ रेंज है। बताया था मैंने कल, रेंज में कैसे लिखते हैं, n-8 to n जो होती है वो रेंज होती है। सल्फर के लिए जो बच्चों रेंज थी वो आपकी थी +6, यहाँ पर निकालोगे तो +7 आएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर +7 रेंज में है, जो कि इसकी रेंज के अंदर ही है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑक्सो नहीं लगता, यहाँ पर कोई ऑक्सी लिंकेज नहीं है। तो बच्चों यहाँ से जो आप है एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हो, और वो क्या है कि जो भी आपके पर एसिड्स थे वो क्या थे, सारे के सारे पर ऑक्सी एसिड्स थे। पर ये कंफर्म नहीं है और ये जरूरी नहीं है कि जो भी आपके जो पर ऑक्सी एसिड्स हैं वो सारे क्या हो, पर एसिड्स भी हो। ठीक है, सॉरी, जो पर ऑक्सी एसिड्स है वो तो पर एसिड्स होंगे, पर सारे पर एसिड पर ऑक्सो एसिड्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक पर एसिड था पर ये पर ऑक्सो नहीं है। अगर पर ऑक्सो की बात करें या पर ऑक्सी की बात करें तो ये नहीं बनाएगा पर ऑक्सो या पर ऑक्सी। इसका मतलब ये पर एसिड है पर ऑक्सो नहीं बना रहा। मतलब यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि हर एक जो पर एसिड होता है वो क्या है, जरूरी नहीं है कि पर ऑक्सो हो, मगर हर एक पर ऑक्सो पर एसिड जरूर होगा। ठीक है, आइए यहीं से बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट प्रीफिक्स है, जो कि है थायो। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर क्या करना है भाई, थायो के केस में क्या करना है, व्हेन an oxygen is replaced by a sulfur, एक ऑक्सीजन से एक सल्फर को रिप्लेस कर दोगे तो उससे जो बनेगा वो होता है आपका थायो एसिड। थायो कैसे बनता है, जैसे मान लो ये ROH है, क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल बोलते हो। ठीक है, और अगर इसमें से मैं एक
ऑक्सीजन में से सल्फर को यहाँ पर क्या कर दूं, एक्सचेंज कर दूं ऑक्सीजन से सल्फर, तो इसको क्या बोल दोगे, थायोल। ठीक है। ऐसे ही अगर अपन बात करें बच्चों, आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, यही होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से एक ऑक्सीजन की जगह में एक सल्फर को ऐड कर दूं, ठीक है, एक ऑक्सीजन रिमूव होगा, यहाँ पर माइनस ऑक्सीजन भी लिख देती हूँ, और एक सल्फर ऐड होगा, तो जो बनेगा वो बनेगा H2S2O3। क्या बनेगा, H2S2O3। इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम, आइए देखते हैं। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का तो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ऐसे OH होता है और यहाँ पर भी OH होता है। अब देखो, जैसे ही अपन यहाँ पर थाई एसिड, ये जो होता है आपका, ये क्या होता है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड होता है। जब इसकी बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है, एक जो ऑक्सीजन होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, सल्फर से। और ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन OH वाला नहीं है, डबल बॉन्ड O वाला है। देख लिया, सल्फर कहाँ आया है भाई, यहाँ पर आया है, तो ये वाला ऑक्सीजन गया होगा, तो याद रखना है डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन ही जाएगा, क्योंकि इसकी जो बेसिसिटी है, अगर वो इस थायो एसिड की भी निकालोगे तो भी 2 आएगी, और इसकी बेसिसिटी देखोगे तो 2 आई है, मतलब OH नहीं जा रहा है। ये चीज कंक्लूड आप कर सकते हो। बच्चों अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर तक अपन ने प्रीफिक्स सारे पढ़ लिए हैं, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी एसिड सीरीज होती है जिसकी बात कर लेते हैं, जिसको क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलीथायोनिक। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज, पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज। ठीक है, ये रहा आपका पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज। और इसी में बच्चों अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपन यूज करते हैं H2S2O6। किसका यूज किया जाता है बच्चों, H2S2O6, जिसको अपन एक और नाम से जानते हैं, और इसका नाम क्या होता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। देखा था भाई, क्या बोल रहे थे इसको, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जब आपको बनाना है बच्चों, तो इसी की पूरी सीरीज होती है। और इसी की पूरी सीरीज में बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है कि इसी की सीरीज को अपन बोल देते हैं पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज। अगर सल्फर 2 है तो इसका एक और नाम होता है, और इसका एक और नाम क्या होता है, डायाथायोनिक एसिड। मतलब एक नाम तो इसका जो अपन ने पढ़ा था पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, एक इसको डायाथायोनिक एसिड भी बोलते हैं। और यहीं से बच्चों अपन एक सीरीज पढ़ते हैं, जिस सीरीज का नाम क्या होता है, पॉलीथायोनिक सीरीज। आइए भाई इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अपन लिखने वाले हैं इस सीरीज से रिलेटेड। ठीक है, इसको हटाई देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पर जो आपकी सीरीज है, जैसे अगर मैं बात करूं H2S2O6, तो यहाँ पर जो SS लिंकेज है वो कितना है, उस बेसिस पे अपन यहाँ पर सीरीज को चलाएंगे। SS लिंकेज यहाँ पर 1 है, 2 सल्फर है, दोनों सल्फर के बीच में SS लिंकेज है, और कितना होगा, 1 लिंकेज होगा। फिर अगर मैं यहाँ से H2S3O6 मतलब सल्फर बढ़ा दूं, फिर एक और सल्फर बना दिया H2S4O6, और ऐसे ही करके H2SnO6, मतलब इतने नंबर ऑफ सल्फर्स अगर मैं बढ़ाती जाऊं और बाद में लास्ट में N आ जाए, तो इसको बोलूंगी डायथाइनोइक सीरीज, इसको बोलूंगी ट्राइथाइनोइक सीरीज, इसको बोलूंगी टेट्राथायोनिक सीरीज, और लास्ट में इसको क्या बोल दूंगी, पॉलीथायोनिक सीरीज, जो कि आपकी पूरी पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज बन चुका है। लिंकेज यहाँ पर 2 होगी, यहाँ पर 3 होगी, और यहाँ पर लिंकेज जो निकालनी है तो वो N-1 से आ जाएगी। किससे आ जाएगी, एसएस लिंकेज अगर निकालनी है यहाँ पर N नंबर ऑफ कंपाउंड्स के लिए, तो N-1 से आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके नेम और स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो SS लिंकेज मैंने बता दिया, SS लिंकेज है। अब क्या करना है यहाँ पर डबल, क्योंकि ये किसी भी तरीके से एक्सेप्शन शो नहीं कर रहा है। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे बच्चों, तो वो इन रेंज आएगी, और इन रेंज की वजह से यहाँ पर लिख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट इन रेंज, और रेंज पे आने की वजह से ही यहाँ पर क्या है, अपन SS लिंकेज ले रहे थे, तो बिल्कुल सही है। जब भी आपके 2 आपके सेंट्रल एटम हो
और यहाँ पर जो भी आपके क्या हो बच्चों, इवन नंबर ऑफ कंपाउंड हो तो एसएस लिंकेज लेते हैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इन रेंज में हो। तो एसएस के लिए यहाँ पर वही डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या था बच्चों, 2 ऑक्सीजन है तो OH, सॉरी 2 हाइड्रोजन है तो OH, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, ऐसा सेम अगर स्ट्रक्चर देखे तो वो बन जाएगा आपका, जब अपन बात कर रहे हैं ट्राइथायोनिक, इसको क्या बोलेंगे, इसका नेम हो जाएगा डाइथायोनिक एसिड। और अगर वैसे ही बात करेंगे ट्राइथायोनिक एसिड की तो यहाँ पर सिर्फ 3 S हो जाएंगे और वही डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O OH, मतलब सेम ही चीज चल रही है। देखो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड OH, वहां पर भी डबल बॉन्ड OH। अब जब फोर्थ आपके SS है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4 S हो जाएंगे और वही डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O और OH। तो इस तरीके से बच्चों आपकी सीरीज बनती जाएगी। इसको बोलेंगे डाइथायोनिक सीरीज, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्राइथायोनिक सीरीज, फिर हो जाएगा बच्चों आपका टेट्राथायोनिक सीरीज, और इस तरीके से आपकी ये पूरी बन जाती है पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज। ठीक है, इस तरीके से बनती है। अगर H इसकी बात कर ले भाई, इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था, H2 था, SN था, O6 था। इसके लिए अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, SS तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर N-2 हो जाएगा क्योंकि N-2 ही हो रहा है हर केस में, और डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर भी देखेंगे तो डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बच्चों देखा जाए तो एक चीज आप कंक्लूड कर पा रहे हो, और वो ये है कि जैसे आप एसएस लिंकेज की बात करोगे, डायरेक्टली कंपाउंड दे रखा है तो दो सल्फर है तो लिंकेज 1 है, 3 सल्फर है तो लिंकेज 2 है, 4 सल्फर है तो लिंकेज कितना है बच्चों, यहाँ पर कितना हो गया, 3 लिंकेज है। और अगर बात कर रहे हैं एन सीरीज की तो जब भी एसएस लिंकेज निकालना हो तो सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा सकते हो, N-1, और N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ सल्फर, N क्या है, नंबर ऑफ सल्फर। तो इससे आपका डायरेक्टली जो फॉर्मूला है बच्चों वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एसएस लिंकेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों अगर एक और चीज देखें कि आप यहाँ से एक छोटी सी चीज और कंक्लूड कर पा रहे हो, वो क्या है, जैसे जैसे आप एसएस लिंकेज बढ़ा रहे हो तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें क्या फर्क आ रहा है। जैसे अगर अपन सबसे पहले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ से ये 2 ऑक्सीजन -2 से खींच रहा है, ये भी -2 से, और ये तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5, इस पे भी होगी +5। सेकंड पे चलते हैं तो यहाँ पर भी +5 मगर बीच वाली की ऑक्सीजन स्टेट 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे +5 और 0 हो जाएगी। मतलब अगर अपन एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है सब जगह 10 है, तो अगर यहाँ से अपन एक चीज और कंक्लूड करें कि जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो उसके लिए भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 10 क्या था 2, यहाँ पर था 10/3, यहाँ पर था 10/4, नंबर ऑफ सल्फर से अपन ने डिवाइड कर दिया है और अपन देख रहे हैं ये कम होती जा रही है। तो एक और चीज कंक्लूड हो सकती है, और वो क्या है, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ सल्फर एटम को बढ़ा रहे हो तो जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि नंबर ऑफ सल्फर से ही वो वहां पर डिवाइड हो रही है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। तो जब भी कोई पॉलीथाइनिक सीरीज का क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली बच्चों आप आंसर कर सकते हो इस की पॉइंट से। क्या करना है, वहां पर अगर आपको देखना है सल्फर एटम ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, उसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कम आएगी, एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दो, नो चेंज इन एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट, एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बच्चों अपन ने यहाँ पर देख लिया कि एसिस लिंकेज अगर निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। जब भी अपन पॉलीथाइनिक सीरीज की बात करेंगे तो N-1 और N वहां पर नंबर ऑफ सल्फर होंगे, और जब अपन को नंबर ऑफ एस एटम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम होती जाएगी। और ये अपन ने चेक भी कर लिया था यहाँ पर। तो बस बच्चों यहाँ पर क्या है, अपना पूरा जो पॉलीथाइनिक
अगर अपन बात करें पॉलीथाइनिक सीरीज की, तो वो बच्चों यहां तक पूरी हो जाती है। ठीक है, यहां पर अपन इस टेबल को पूरा ऐसे बना देते हैं, टेब्यूलर फॉर्म में ये पूरा अरेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां से समझ में आ गया कि पॉलीथाइनिक एसिड सीरीज क्या होती है। जब H2H2O6 लेते हैं, जिसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, उसमें क्या करते हो आप, सल्फर एटम को बढ़ाते जाते हो, तो उससे पूरी सीरीज बन जाती है, जिसको बोलते हैं पॉलीथाइनिक एसिड सीरीज। जब अपन ने H2H2O6 लिया, जब S बढ़ाया तो H3 हो गया, और फिर S बढ़ाया तो H4 हो गया, और S ऐसे ही यहाँ पर आप N भी ले सकते हो, जिसको पॉलीथाइनिक एसिड सीरीज बोलते हैं। यहां तक अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, वही पॉलीथाइनिक एसिड सीरीज के बारे में ही लिख रखा है। तो बच्चों ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ऑक्सी एसिड जो है उसमें एसिड लिंकेज होगा और पॉलीथाइनस बनेगा, और एक क्या बनेगा, पॉलीथाइनिक बनेगा। पॉलीथाइनस में क्या है, H2SnO4 है, और यहाँ पर H2SnO6 है। तो पॉलीथाइनिक सीरीज अभी अपन ने देखी थी, जिसमें क्या था, H2SnO6 था, और अपन ने क्या करा था, नंबर ऑफ सल्फर एटम को बढ़ाया था, और वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने +5 मानी थी। देख लो भाई, अगर यहाँ पर अभी भी डाउट है तो हर बार जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 आ रही है, और जो बीच वाले सल्फर है उनकी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यही हो रहा था। यहाँ पर देखेंगे ये एक और सीरीज होती है जिसको बोलते हैं पॉलीथायनस। जब थाइनिक एसिड से बनेगी तो उसको पॉलीथायनस सीरीज बोल देंगे। सेम वे में पूरी सीरीज बनेगी। यहाँ पर जो बच्चों फॉर्मूला होगा वो है H2SnO6। क्या है, H2SnO4। यहाँ पर था 6 तो H2SnO6। ठीक है, तो यहां पर देख लो ये डिफरेंस है बच्चों पॉलीथायनिक सीरीज में और पॉलीथायनस सीरीज में। जब क्या है, एक एसिड से बन रहा है और जब अस एसिड से बन रहा है। तो इसके दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जब डाइथाइनस एसिड सीरीज देखेंगे तो क्या होगा, सल्फर यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, डाई का मतलब सल्फर 2 है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है एस डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड OH आ गया, और जो 2 लोन पेयर है वहां पर आगे। बेसिसिटी अभी भी कितनी है, 2 है। वैसे ही जब डाइथाइनिक, जिसकी अपन ने एग्जांपल जो देख भी लिया था, इसका स्ट्रक्चर तो मैंने बताया भी है यहाँ पर, तो ये होता है, और यहाँ पर +5 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और वैसे ही अगर बच्चों यहाँ बात करें तो यहाँ +3 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कैसे निकालें ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा तो -2 लगा रहा होगा तो इस पे +2 आया होगा, या -1 लगा रहा होगा तो +1 आया होगा। तीनों को प्लस कर दोगे तो टोटल कितना आएगा, +3। तो यहां तक बच्चों अपन ने सारी जो आपकी थाइनस सीरीज है उसके बारे में बात कर ली है। तो बच्चों अब जितना भी पढ़ा है उसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ताकि सारा का सारा समराइज आ जाए। देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, आपका जो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड में से बना रखे बच्चों मेटा, पेरा, जो भी अपन ने पढ़ा है, पायरो, हाइपो, सब बना रखे हैं। तो सबसे पहले अगर आप क्या करोगे, अपन ने केस देखा था मेटा का, एक एसिड से 1 H2O को रिमूव करोगे तो क्या बन रहा था उस केस में, उस केस में बन रहा था आपका मेटा। और यहाँ पर देख लो, आपने जैसे ही फॉस्फोरिक एसिड में से एक H2O को हटाया, यहाँ पर बन गया मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, सिर्फ मेटा लिख देते हैं। मेटा बनाने के लिए क्या करना है, एक H2O को निकालना है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें तो अब बात करते हैं हाइपो की। हाइपो में क्या कर रहा है, अच्छा पहले H2O की ही बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर करें बच्चों, एक 2 एसिड से एक H2O हटाएंगे, 2 एसिड से एक H2O हट रहा है तो क्या बन जाएगा, पायरो। तो यहाँ पर लिख दो 2 एसिड एंड 1 H2O रिमूव। ठीक है, 2 एसिड से जब एक H2O को रिमूव करोगे तो जो आपका बनकर आएगा उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे बच्चों पायरो। पायरो इसी केस में बन रहा था, केस भी देखा था अपन ने। पायरो के लिए क्या हो रहा था, 2 एसिड से क्या हो रहा था बच्चों, पायरो के केस में 2 एसिड से एक H2O को हटाया जा रहा था। अब बात करते हैं जब ऑक्सीजन को ऐड या रिमूव करेंगे तो क्या केसेस हो सकते हैं। तो देख लो, यहाँ पर से सिर्फ एक ऑक्सीजन हटाएंगे तो फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। कैसा एसिड बन रहा है, फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस में से ऑक्सीजन हटाई थी, तब क्या बन रहा था भाई, आपका हाइपो वाला केस आ जाता है। यहाँ पर बन जाता है आपका हाइपो वाला केस, जब क्या करोगे, एक ऑक्सीजन को रिमूव करोगे। तो देख लो सारी चीजें सेम हैं, बस क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर अपन पूरा समराइज कर रहे हैं जो भी पढ़ा है। क्या हुआ है, 1 ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। और 1 ऑक्सीजन क्या रिमूवल हुआ है, किससे, अस एसिड से, तो बनता है हाइपो। ठीक है, और वैसे ही अगर बात करें कि एक ऑक्सीजन का एडिशन हो,
एक ऑक्सीजन का अगर एडिशन हो तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एक ऑक्सीजन के एडिशन को बोलेंगे, उससे जो बनेगा उसको बोलेंगे पर एसिड। क्या बनता है, पर बनता है। और पर में आपको पता है परऑक्सी लिंकेज होती है। कौन सी लिंकेज होती है भाई, परऑक्सी लिंकेज होती है पर के अंदर। तो ये तो अपन ने पढ़ ही लिया था केस, ठीक है। और वहां पर एक चीज और कंक्लूड करी थी अपन ने कि जरूरी नहीं है कि हर केस में क्या हो, परऑक्सी लिंकेज हो, ठीक है। हर पर एसिड में परऑक्सी लिंकेज होना जरूरी नहीं है, पर हर परऑक्सी एसिड में पर एसिड जरूर होगा। तो यहां से तीन चीजें अपन को समझ में आ गई कि जब एक एसिड से एक H2O को निकालेंगे तो जो बनेगा उसे मेटा बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एरो लगा देती हूं मैं, ठीक है। और अगर दो एसिड से एक H2O को निकालेंगे उससे जो बनेगा उसे पायरो बोलेंगे। अगर अपन जो भी अपना फॉस्फोरिक एसिड है उसमें से एस एसिड बना दे, एस एसिड के लिए एक ऑक्सीजन निकालते हैं, एस एसिड बनने पे दोबारा उसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल कर दे तो हाइपो बनेगा। और अगर जो आपका फॉस्फोरिक एसिड है उसमें एक ऑक्सीजन को ऐड कर दे तो पर एसिड बनेगा। यही चार केस पड़े थे, देख लो भाई यही चार केस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब भी आपका पायरो बन रहा है तो पायरो में भी एक कंडीशन होती है, पायरो से अगर ऑक्सीजन हटाओगे तो क्या बन जाएगा आपका हाइपो, और पायरो में एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो पर डाइफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अभी बिल्कुल अपन फॉस्फोरिक एसिड सीरीज भी पढ़ने वाले तो वहां पर ये चीज भी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, मतलब सेम चीज है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया क्योंकि दो ही एसिड अपन मेनली पढ़ रहे हैं, एक फॉस्फोरिक एसिड और एक सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पर बात हो रही है अपने फॉस्फोरिक एसिड की, ठीक है। और अगर नेक्स्ट केस में देखें तो नेक्स्ट केस में यहाँ पर बात हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड की। अगर बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो देख लो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिख रखा है। आपको मैंने बताया था सल्फ्यूरिक एसिड में से जब आप एक H2O को रिमूव करोगे तो वहां पर H नहीं बचता है, और H नहीं बचता है, जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, अनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बच्चों, अनहाइड्राइड बनता है, ये मैंने बताया था। और इस केस में आप उसको मेटा में कंसिडर नहीं करते हो, ठीक है। अगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं बचता है तो वो क्या कहलाएगा, अनहाइड्राइड। तो यहाँ पर अनहाइड्राइड बना था। और अगर देखें यहाँ पर बच्चों जब एक दो एसिड से एक H2O को हटाया था तो उस केस में जो यहाँ पर बनेगा सेम केस था, क्या बनेगा भाई, पायरो बनेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज इसकी बिल्कुल सही है कि एक बार तो क्या बनता है, मेटा नहीं बनता, मेटा की जगह अनहाइड्राइड बनता है, पर पायरो वाला बिल्कुल बन जाता है जब आप दो एसिड में से एक H2O को रिमूव करते हो। अब यहाँ पर जो हाइपो वाला केस है ना बच्चों, हाइपो में देखो एक ऑक्सीजन को हटाया और यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड बना दिया, पर यहाँ पर हाइपो इस केस में नहीं बनता। हाइपो कब बनेगा, जब आप पायरो जो सल्फ्यूरिक एसिड बना है उसमें से एक ऑक्सीजन को हटा रहे हो, तब आपका यहाँ पर बन रहा है हाइपो। तो हाइपो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस केस में पायरो बनाना पड़ेगा, फिर आपका हाइपो बनेगा। और अगर पर एसिड बनाना है तब तो सेम चीज है, अगर पर एसिड बनाना है तो पर के लिए तो सेम चीज है, क्या करना होगा भाई, वही चीज एक ऑक्सीजन को ऐड करना होगा। तो याद रखना जब भी एक एसिड से एक H2O निकालोगे मेटा बनेगा, अगर उसके पास H नहीं है तो अनहाइड्राइड बनेगा, अगर उसमें दो एसिड में से एक H2O को निकालोगे तो क्या बनेगा भाई, तब आपका केस बनेगा पायरो का। और अगर आप किसी भी एस एसिड में से एक ऑक्सीजन को रिमूव करते हो तो जो आपका बनता है बच्चों वहां पर हाइपो बनता है। और अगर आप एक एसिड में क्या करते हो, मतलब एक एसिड में एक ऑक्सीजन को जोड़ते हो तो जो बनता है वो पर एसिड बनता है, ठीक है। तो ये चीज अपन ने दोबारा 2-3 बार रिवाइज कर ली, तो आई थिंक इससे तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन केसेस को, ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल किसमें से आते हैं, अच्छा एग्जाम्पल के क्वेश्चन किसमें से आते हैं, क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं जो एक्सेप्शन करते हैं। तो अपन ने पूरा ट्रिक पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, अब एक्सेप्शन जरूरी है जो अपने रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। जो अपन ने देखा था ना सेंट्रल एटम 1-2 में अपन ओड नंबर थे तो SOS लिंकेज ले रहे थे या फिर SS लिंकेज ले रहे थे, तो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो डज नॉट फॉलो रूल, जो अपन ने रूल बनाया था डज नॉट फॉलो रूल, जो रूल्स बनाए थे उनको फॉलो नहीं करते। उन एसिड को एक चार्ट बना के लिख देना,
एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, वो चाहता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो और आप नया कॉन्सेप्ट सीखो, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वही एग्जाम्पल वही क्वेश्चन दे देगा। तो अभी अपन ने पढ़ा था भाई H2S2O3, H2SO4 में से एक ऑक्सीजन को हटा के सल्फर को रिप्लेस करने से क्या बन रहा था भाई, ये वाला केस तो पढ़ना ही भूल गए, क्या बन रहा था, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये केस अपन ने पढ़ा है, मगर अभी जब अपन सल्फ्यूरिक एसिड को रिवाइज कर रहे थे तब इसको रिवाइज नहीं करा था, तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। यहां पर क्या होगा, H2SO4 में से H2S2O3 बनता है जब आप क्या करते हो, एक ऑक्सीजन का रिमूवल करवाते हो। ठीक है, और वहां पर क्या जोड़ देते हो, एक ऑक्सीजन तो रिमूव करोगे और एक सल्फर को प्लस कर दोगे, जिससे बनेगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये देख लो भाई, जितना भी पढ़ा है सब मैंने एक ही स्लाइड के अंदर आपका समराइज कर दिया है। ठीक है, तो ये स्लाइड पढ़ जाना, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारी चीजें वापस अपने आप रिवाइज हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लिया भाई, थायोसल्फ्यूरिक एसिड का जो केस होता है ये। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करूं तो यहाँ पर बताओ लिंकेज क्या होना चाहिए अपने रूल के अकॉर्डिंग। तो रूल था कि अगर सेंट्रल एटम 2 है और साइड एटम ऑड नंबर है तो लिंकेज होना चाहिए था, यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड लिंकेज है इसका वो होना चाहिए था, जो बच्चों यहाँ पर एक्सपेक्टेड लिंकेज है क्या होना चाहिए था, SOS। ठीक है, पर अभी अपन डायग्राम पढ़ के आए हैं, जब मैंने थायोसल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉ करा था तो रियलिटी में जो आता है वो ये नहीं होता। रियलिटी में जो इसका स्ट्रक्चर बनता है उसमें SOS लिंकेज नहीं होती। कैसा बनता है भाई आपका, यहाँ पर S होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड S होता है, डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पर भी OH होता है और यहाँ पर भी एक OH होता है। यही बोला था, फिर मैंने बोला था जब थायोसल्फ्यूरिक एसिड में बेसिसिटी देखी गई तो 2 आई, तो पता चला कि जो ऑक्सीजन रिप्लेस हो रहा है वो डबल बॉन्ड O वाला है, यही समझाया था। तो ये H2S2O3 में SOS लिंकेज था एक्सपेक्टेड, मगर ये एक्सपेक्टेशन के बाहर जाती है और बन जाता है एक एक्सेप्शन केस आपका। तो एक्सेप्शन केस शो करता है बच्चों यहाँ पर। तो एक तो ये याद रखना है कि इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा और ये एक्सेप्शन दिखाएगा। इसी में बच्चों एक और एक्सेप्शन होता है, और वो एक्सेप्शन होता है H2S2O5 का। किसका एक्सेप्शन होता है, H2S2O5 का। ये क्या था भाई आपका, ये केस था पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का। किसका केस था, पढ़ा था अपन ने, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का केस। अब इसमें भी देखा जाए तो जो आपका सेंट्रल एटम है वो 2 है और जो आपका यहाँ पर साइड एटम है वो ओड नंबर है, और ओड नंबर है तो लिंकेज क्या आना चाहिए था, लिंकेज जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए था वो यही होना चाहिए था भाई, SOS ही होना चाहिए था। पर यहाँ पर भी जब इसका अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो जो रियलिटी में आता है वो डिफरेंट होता है, और रियलिटी में क्या आता है बच्चों, यहाँ पर जो डायग्राम बनता है उसमें SS लिंकेज होता है यहाँ पर इस तरीके से। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पर OH होता है। ठीक है, और अगर इसमें देखोगे तो इसमें एक OH होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O होता है, और इसके बाद आपके 5 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 आ गए, एक डबल बॉन्ड O लगा देंगे। इसके पास क्या है, वैलेंसी में 2 लोन पेयर बच रहे हैं तो लोन पेयर को ऐसे लगा दिया। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनता है, और दिस विल ऑल्सो, क्या है ये भी एक एक्सेप्शन है। दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्शन। तो ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, दोनों केसेस को याद रखना है क्योंकि एक्सेप्शन केसेस वो एग्जामिनर जरूर पूछ लेगा। और आप सोचोगे यार इसका तो पायरो बनाना था, 2 सल्फर एटम है और ओड नंबर है, तो SOS लिंकेज करके आ जाओगे, जो कि डायग्राम आपका, तो स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखना है ये 2 एक्सेप्शन है। इसके अलावा भी बच्चों एक्सेप्शन होती है, आइए बात करते हैं और एक्सेप्शन की। अगर अपन क्रोमियम के केस में देखते हैं ना तो उसमें एक्सेप्शन मिलती है अपन को CrO5। क्रोमियम का अपन ने एक केस तो देखा था, ठीक है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं थी, वो रूल को फॉलो भी कर रहा था जब रूल पढ़ा था। अब यहाँ पर जब देखोगे तो जो CrO5 है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है बच्चों, इसमें यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग बन जाती है, जबकि आपको पता है साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम होना चाहिए। यहाँ पर सेंट्रल एटम ओनली 1 है, फिर भी जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, साइक्लिक बनता है। ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता है, डबल बॉन्ड O बनता है, और इसको क्या बोलते हो भाई, साइक्लिक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये आपका, साइक्लिक स्ट्रक्चर।
तो यहाँ पर स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रूल, बट ये क्या है, एक्सेप्शन केसेस है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या आता है, साइक्लिक आ जाता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लिख लेते हैं, तो भाई यहाँ पर लिख लो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि CRO5 भी क्या है, आपका एक्सेप्शन है। और आप इवन कोई भी PYQ जब उठा के देखोगे ना, आपको मैं ये दावे से बोल सकती हूँ कि एक PYQ जरूर आ रखा होगा, या तो जेईई मेन में आ रखा होगा या नीट में भी आ रखा होगा CRO5 का, ठीक है, जरूर एक PYQ होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये जो आपका कंपाउंड होता है CRO5 का, ये होता है ब्लू कलर का, ठीक है, और ब्लू कलर का होता है, मगर ये क्या करता है, डिफरेंट तरीके से यहाँ पर रिएक्शन दिखते हैं। जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, इसका ब्लू कलर फेड हो जाता है, तो ब्लू कलर फेड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपने मान लो वाटर में इसको मिलाया, अगर ब्लू कलर फेड हो गया तो आप समझ जाओगे CRO5 है, मगर ये क्या करता है, ईथर में डिफरेंट तरीके से रिएक्शन शो करता है। जो ब्लू कलर है विल रिमेन सेम, ब्लू कलर जो है इसका वो सेम रहेगा, विल रिमेन सेम व्हेन डिसॉल्व्ड इन ईथर। जब इसको ईथर में डिसॉल्व करोगे तो जो इसका ब्लू कलर है वो क्या होगा, सेम रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है भाई, वो पूछ लेगा वहां पर क्वेश्चन में कि एक ऐसा कंपाउंड है जो ब्लू कलर एक्वस सॉल्यूशन में तो फेड कर देता है पर ईथर में सेम रखता है, और ये भी दे देगा एक कैरेक्टरिस्टिक कि 3 मेंबर्ड रिंग है। और एक बात बताओ, जीओसी में अपन बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़कर आए हैं, 3 मेंबर्ड रिंग कैसी होती है, अनस्टेबल, मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये ब्लू कलर यहाँ पर कैसे रिमेन सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक चीज बना लेता है जिसे बोलते हैं अडक्ट, अडक्ट फॉर्मेशन कर लेता है बच्चों ये, जिसकी वजह से इसका जो ब्लू कलर है वो यहाँ पर सेम रहता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों जिनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको ध्यान रखना है कि ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर इसका फेड हो जाता है वाटर के अंदर, ब्लू कलर सेम रहता है अगर ईथर के अंदर डिसॉल्व करते हो, क्योंकि अडक्ट बन जाता है, इसके पास 3 मेंबर्ड रिंग होती हैं, और इसी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल होता है। तो बच्चों अब यहाँ पर बात करते हैं एक और एक्सेप्शन केस की, और यहाँ पर एक और एक्सेप्शन बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है, और वो एक्सेप्शन क्या है भाई, अगर एक्सेप्शन की बात करें यहाँ पर, तो जो एक और एक्सेप्शन केस है वो होता है यहाँ पर CR, किसका होता है बच्चों, CRO8 का, ठीक है, ये आपको किसी K3CRO8 इस फॉर्म में भी मिल सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर भी साइक्लिक बनता है, हालांकि सेंट्रल एटम क्या है 1, आपको पता है सेंट्रल एटम 1 पे तो साइक्लिक नहीं आ रहा था, साइक्लिक के लिए कंडीशन थी कि सेंट्रल एटम मोर देन 2 होना चाहिए, ठीक है, मगर फिर भी यहाँ पर क्या होता है, CRO8 का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक होता है बच्चों। यहाँ पर इस तरीके से एक 3 मेंबर्ड रिंग होती है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, और इसी के साथ यहाँ पर O माइनस, O माइनस और O माइनस, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। और ये स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है जैसे CRO5 का ध्यान रखा है। तो ये भी एक्सेप्शन केस है क्योंकि सेंट्रल एटम 1 है बट स्टिल इट हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्योंकि फिर भी इसका क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो ये भी एक एक्सेप्शन केस हो गया, ठीक है। अब आती है बच्चों, मैं आपको जो बात बता रही थी एक और एक्सेप्शन केस की, जो कि मैं बता रही थी आपको पढ़ाने वाली हूँ पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज। जैसे अपन ने पॉलीथायनिक एसिड सीरीज पढ़ी थी वैसे ही पढ़ेंगे, मगर एक चीज ध्यान रखनी है, ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन केस है, क्या है, एक्सेप्शन केस है। और एक्सेप्शन कैसे है ये भी मैं बताऊंगी, भाई क्यों एक्सेप्शन है इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये एक्सेप्शन केस है, क्या बोलते हैं इसको, का नाम है पॉलीफॉस्फोरिक सीरीज। जैसे पॉलीथाइनिक सीरीज थी ना सल्फर के लिए, वैसे ही फास्फोरस के लिए है पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज। अब आपको पता है पॉलीफॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है आपका, H3PO4, यही होता है भाई, यही था। चलो यहाँ पर ऐसा करते एक पूरा आपका टेबल ही बना लेते हैं ताकि जो अपना पूरा कॉन्सेप्ट है वो एकदम से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो
ठीक है। अगर यहाँ पर अपन बात करें अपने पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज में, तो आपको पता है सबसे पहले आता है H3PO4, यही आता है H3PO4। ठीक है। अब इसमें से क्या करोगे, इसमें से आपको क्या करना है, इसके नंबर को बढ़ाते जाना है। जैसे अगर यहाँ पर बात करें, एक हो गया H3PO4, यहाँ पर भी सेम लेना है H3PO4, यहाँ पर भी सेम लेना है H3PO4, और नीचे भी सेम लेना है H3PO4। तो अब क्वेश्चन है कि मैम डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है इनके नंबर में। एक बार आप लोगे 2, एक बार लोगे 3, एक बार लोगे 4 और एक बार लोगे 5 H3PO4। और क्या करना है यहाँ पर बच्चों, इनके अंदर से आपको H2O को रिमूव करना है। एक H2O को रिमूव करोगे, यहाँ से क्या करोगे, 2 H2O को रिमूव करोगे, यहाँ से 3 H2O को रिमूव करोगे, और यहाँ से बच्चों 4 H2O को रिमूव करोगे। तो ऐसे H2O को रिमूव करते हुए चल जाना है। मान लो आपने क्या करा है, फर्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या केस है, यहाँ से 2 H2O को रिमूव कराया है, तो जो बचेगा क्या बनेगा, H3P2, और यहाँ पर क्या बचेगा, O7। क्या बोलते हैं H3P2O7 को, क्या बोलते हैं भाई, क्या नाम था इसका, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम था, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जब 2 यूनिट से एक H2O को हटा रहे थे तो क्या बन रहा था, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये बनाकर भी देखा था अपन ने, तो बस वही केस है। अब यहाँ पर जो बनेंगे, इसका एक और नाम होता है पायरोफॉस्फोरिक के अलावा भी, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाईपोलीफॉस्फोरिक एसिड। दूसरा नाम क्या हो गया इसका, डाईपोलीफॉस्फोरिक एसिड। वैसे ही यहाँ पर दूसरे केस में भी क्या करते हैं, जो आपका सेकंड वाला है जिसमें 3 H3PO4 लिए, वहां से 2 H2O हटाने हैं। H2O के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, पहले एक H2O हटाया था, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब यहाँ पर देखो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6 में से कितने, 4 हाइड्रोजन हटाने हैं, तो 4 का मतलब यहाँ पर H2 बचेगा, और P तो आपके सेम ही रहेंगे, तो P3 बच जाएगा। और जो आपके पास ऑक्सीजन है उसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 12 थे, 12 में से 2 ऑक्सीजन हटा देंगे तो 10 बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे ट्राईपोलीफॉस्फोरिक एसिड। जैसे वहां पर डायथायनिक बोल रहे थे, बस सेम है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड बोल रहे हैं। ठीक है। अब वैसे ही जब यहाँ पर सेकंड थर्ड केस देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो आपके हाइड्रोजन है वो कितने हो गए, 12 हो गए। 12 में से 6 हाइड्रोजन हटाने हैं, तो H6 बच जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हटाने थे, P आपका बिल्कुल सेम रहेगा, तो P4 ही रहेगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो 16 थे, 16 में से 3 ऑक्सीजन हटाने हैं, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन बच जाएंगे वो बच जाएंगे 13। कितने ऑक्सीजन बच जाएंगे भाई, 13 ऑक्सीजन बच जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस केस में, जो लास्ट वाला केस है, मतलब ऐसी पूरी सीरीज बन सकती है, मैंने आपको सिर्फ 4 के एग्जांपल दिए, बहुत बड़ी सीरीज बन सकती है, इसलिए नाम दिया है पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज। अब यहाँ पर क्या है, 15 आपके हाइड्रोजन हैं, 15 में से आपको कितने, 8 हाइड्रोजन को हटाना है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका आएगा वो आएगा H, तो आ जाएंगे 7। अगर P की बात करें, P सेम ही रहेगा, P5 ही रहेगा। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 20 हो जाएंगे, 20 में से 4 ऑक्सीजन को यहाँ पर हटाना है, तो 16 बच जाएंगे। और इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर नेम क्या है, 4 आपके कितने हैं, फॉस्फोरस है, तो इसको बोल देंगे टेट्रापोलीफॉस्फोरिक। और जो 5 जहां पर क्या है आपके 5 फॉस्फोरस है, उसको बोल देंगे पेंटापोलीफॉस्फोरिक। तो भाई देख लो, बिल्कुल जैसे आपका सल्फर की सीरीज बनी थी, सेम सीरीज है। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो लिंकेज है वो पीओपी लिंकेज होगा। अब देखना इसको एक्सेप्शन में क्यों रखा है, वो समझ में आएगा जब मैं इसका यहाँ से स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर H3P2O7 की। ठीक है, H3P2O7 की। ठीक है, किसी 2 के मैं आपको बच्चों यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाऊंगी, बाकी आपको क्या है, बाकी के जो है स्ट्रक्चर्स वो आपको खुद घर से करने हैं। जैसे अगर H3P2O7 की बात करें, तो यहाँ पर आपका जो PO4, जो आपका H3PO4 होता है, उसका कैसे स्ट्रक्चर बनता है, डबल बॉन्ड O, OH, OH, और यहाँ पर भी OH। प्लस क्या करना है, 2 यूनिट्स ली थी अपन ने यहाँ पर, तो एक और आपका P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH।
इन दोनों यूनिट को यहाँ पर ऐसे प्लस करना है। अब क्या करना है, एक वाटर निकालना था, यही तो था कि एक वाटर निकालना था, एक वाटर को रिमूव कर दिया, माइनस H2O कर दिया, और इससे जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा वो कैसा होगा भाई, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है, और एक यहाँ पर POP लिंकेज है भाई, डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर भी OH। देखो एक POP लिंकेज आ गई, और इसको क्या बोल देंगे, यहीं पर इसका नाम हो जाएगा डाइपोलीफॉस्फोरिक एसिड। क्या करना था भाई, सिंपली जो भी आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर है उसको प्लस करना था, प्लस करके जो आपके जो हाइड्रोजन है उसको निकालना था, ठीक है। सेकंड मान लो यहाँ पर अपन केस ले लेते हैं H6P4O13 वाला, ठीक है। जब आपके जो फॉस्फोरस है वो 4 है, तो ये बात कर लेते हैं H6P4O13 की भी बात कर लेते हैं, H6P4O13। इसमें सिंपली क्या करने हैं, जो भी आपने यहाँ पर फॉस्फोरस लिए है वो 4 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, P डबल बॉन्ड O OH OH, 3 OH होते हैं इसके पास, OH प्लस यहाँ पर आपको दोबारा 4 बार बनाना है इसको, OH OH OH, एक और बार बनेगा भाई P डबल बॉन्ड O OH OH OH, और फिर सेम यहाँ पर बनेगा P डबल बॉन्ड O OH OH और OH। अब क्या करना था, 3 यहाँ से H2O, जब 4 ले रहे थे तब 3 H2O को निकाल रहे थे, तो 3 H2O निकालेंगे, यहाँ से एक H2O गया, ठीक है, एक H2O यहाँ से गया, और एक जो H2O है वो यहाँ से गया। टोटल आपके यहाँ से 3 H2O माइनस हुए, और 3 H2O माइनस होकर जो स्ट्रक्चर आया है वो क्या आएगा, स्ट्रक्चर के लिए तो जगह ही नहीं बची है, ऐसा करते हैं स्ट्रक्चर को यहाँ नीचे बना लेते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा होगा बच्चों, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH OH, और साथ में आपका POP लिंकेज, फिर यहाँ पर P डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर क्या है, एक और यहाँ से POP लिंकेज है, तो यहाँ पर POP लिंकेज आ गई, फिर P डबल बॉन्ड O एक OH लगेगा, और यहाँ से भी POP लिंकेज आ गई, और इस पे P डबल बॉन्ड O, इस पे क्या लगेगा, P डबल बॉन्ड O और 2 OH लग जाएंगे। लास्ट वाले पे 2 OH हैं, और बाकी सब पे क्या है, OH यहाँ पर क्या है, एक ही है। तो ये आपका बन जाएगा बच्चों पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर। सिर्फ क्या करना है, सिंपली H2O को हटाया है, और H2O को हटाने से एक ऑक्सीजन ही बचेगा, तो वो POP लिंकेज आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे POP लिंकेज पूछे कि कितना POP लिंकेज है, तो आपको 1 2 3 दिख रहा है, तो POP लिंकेज की अगर पूछ ले क्वेश्चन में तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी POP लिंकेज सेम निकल रहा है, N-1 से निकल रहा है, 4-1 करोगे 3 आ जाएगा, तो POP लिंकेज निकालने का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, N-1, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अपन ने पूरी पढ़ ली है अपनी, यहाँ से ऑक्सी एसिड्स पढ़ ली है, ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग पढ़ ली है, स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, पॉलीथायनिक एसिड सीरीज पढ़ ली है, और पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज भी पढ़ ली है। और उनके जो कुछ एक्सेप्शन केसेस थे, जिनमें क्या क्या था, आपके थायोसल्फ्यूरिक एसिड था, एक आपका क्या था बच्चों, H2SO5 वाला केस था, एक आपका CrO5 वाला केस था, और एक्सेप्शन में एक और केस था, वो कौन सा था, CrO8 वाला। और इसी के साथ में जो पूरी आपकी यहाँ पर जो पॉली एसिडिक सीरीज है, ये भी एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, देखो भाई यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ पर फॉस्फोरस आ रहे हैं, और आपने देखा था जब भी सेंट्रल एटम जो है वो 3 या 2 से ज्यादा हो, अगर सेंट्रल एटम जो है मोर देन 2 था तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आना चाहिए था। अगर मोर देन 2 सेंट्रल एटम है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए था, पर क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर आया है, नहीं। तो ये एक्सपेक्टेशन थी, मगर एक्सपेक्टेशन पे ये नहीं उतर पाया, और रियलिटी में इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं होता। तो देख लो भाई, क्रोमियम के केस में भी साइक्लिक नहीं आना था तो आ गया था, यहाँ साइक्लिक आना चाहिए था तो साइक्लिक नहीं आया, सिर्फ POP लिंकेज आ गई। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, इसीलिए ये जो है केस एक्सेप्शंस हो गई। और आप इनकी भी बात करो तो ये सारी की सारी एक्सेप्शन केसेस है, ये और ये सारी की सारी क्या है, एक्सेप्शन केसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो अपना जो पूरा यहाँ पर ऑक्सी एसिड्स वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फजान रूल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।